क्या हाल है आप सबके, खैरियत से? नाइस, चले जी। अच्छा, हम क्या पढ़ रहे हैं? नेक्स्ट चीज फिर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्यों पढ़ रहे हैं? LLM से डिजायर्ड आउटपुट निकलवा सके। ओके, और हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्यों पढ़ रहे हैं? कोई रीजन या बस दिल चाह रहा है? इंस्ट्रक्शंस के थ्रू एजेंट्स बनाने के लिए, पैसे कमाने के लिए। बिल्कुल सही बात है, वैसी बात है, सही है। पैसे कमाने तभी तो यहाँ बैठे, वरना क्यों संडे कॉम्प्रोमाइज करके बंदा घर से बाहर निकले। अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, किसी को याद है? फिर क्या पढ़ा था या सो रहे थे? जीरो शॉट, वन शॉट, फ्यू शॉट, बस 3 चीजें। सिस्टम प्रॉम्प्ट, रोल प्रॉम्प्ट, कॉन्टेक्चुअल प्रॉम्प्ट, ये सारी चीजें जो है हमने लास्ट क्लास में देखी थी। हमने ये पढ़ लिया था कि टेम्परेचर, स्टॉप पी टॉप के कैसे एक साथ चलते हैं। सही है। और इसके बाद जाते जाते एक होमवर्क दिया था। हाँ, अभी किसी की आवाज नहीं आई ना। ट्री ऑफ थॉट्स और चेन ऑफ थॉट्स। तो किसने अपने थॉट्स लगा के इनको पढ़ा? ईमानदारी से बताएं। टूटा फूटा नॉट, मैं ये नहीं कर रहा हूँ डिटेल इन डेप्थ जाके पढ़ लिया, PhD कर लिया इन दोनों चीजों में। सही है, ईमानदारी से बताएं, कोई छुपाने वाली बात नहीं, रिलैक्स एकदम। मैं क्या करूंगा, किस किसने नहीं पढ़ा हैंड रेज करें ईमानदारी से, कुछ भी नहीं होता। सही है, नाइस, कोई बात नहीं है, एटलीस्ट बेईमानी में भी ईमानदारी है आप लोगों की। आपने हैंड रेज किया कि भाई नहीं पढ़ा हमने। नाइस, चले कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं तो खैर नहीं, बातें तो बहुत सारी हैं लेकिन चलें। अच्छा जी, लास्ट क्लास में कुछ चीजें देखी थी जो कि काफी टेक्निकल थी और जिसमें हमें समझने में भी मेहनत काफी लगी थी। जैसे किस तरह टेम्परेचर, स्टॉप के टॉप भी एक साथ चलते हैं, फिर जीरो शॉट, वन शॉट, फ्यू शॉट, क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है। शॉर्ट का मतलब यहाँ पे होता है एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल को क्यों देते हैं, अपने एजेंट को क्यों देते हैं? ताकि हम अपना कोई भी स्टैंडर्ड जो है वो अपने LLM तक पहुंचा सकें। कोई भी हमारा जो है वो स्टैंडर्ड हो गया या कोई भी हमारा प्राइवेसी पॉलिसी कंडीशन मैटर, कोई भी हमें जो है वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल तक पहुंचाना। अब जैसे आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि आपने अम्मी से घर में फरमाइश की कि अम्मी हमें ये XYZ डिश बना के दे। जैसे आपने अम्मी से फरमाइश की अम्मी बिरयानी बना के दे, साथ में आपने ये भी एक सेंटेंस ऐड किया कि वैसी ही बिरयानी बनाइएगा जैसी लास्ट टाइम बनाई थी। आपने क्या कहा? अम्मी बिरयानी बनाए, लेकिन बिल्कुल वैसी ही बनाइएगा जैसी लास्ट टाइम बनाई थी। ये जो मैंने सेंटेंस कहा, इसमें कोई एग्जाम्पल रिफ्लेक्ट हो रही है? Yes, sir. सोच के बताएं। Yes, sir. क्या, कौन सी हो रही है? लास्ट टाइम वाली। तो ये कॉन्सेप्ट वन शॉट का या फ्यू शॉट का है? वन शॉट का है। फिर आपने अम्मी को कहा कि अम्मी बिरयानी बनाएगा लास्ट टाइम वाली, और एक और काम कीजिएगा, ये रायता भी वैसा बनाएगा जैसा हमने उस दिन होटल में खाया था, उसका रायता बड़ा मजेदार था। अब क्या इसमें कोई एग्जाम्पल है? Yes, sir. कितनी एग्जाम्पल है? 2 कैसे? बिरयानी की तो बात हो रही है, और रायते रायते की भी बात हो रही है। सही है। आपने अम्मी को क्या कहा? बिरयानी भी वैसे लास्ट टाइम की और रायता भी बिल्कुल वैसा। तो ये कुछ शॉर्ट्स की एग्जाम्पल है। अब ये इसको आप रियल वर्ल्ड में कहाँ इंप्लीमेंट करेंगे? जरगाम भाई, आपका एक ई-कॉमर्स स्टोर है और आपको आपके कस्टमर को एक जवाब देना, सारी बातें बंद, सारा फोकस यहाँ पे। आपने टेक्स्ट वाली एग्जाम्पल तो हमने देख ली थी। आपने जो लोग काम करते हैं या AI पे बड़ा रिसर्च करते हैं या ऐसे ही न्यूज़ में भी कभी सुना हो, कोई ब्लॉग आर्टिकल पढ़ा हो, आपने 2 चीज़ों में से 2 चीज़ों को मैं नाम लेता हूँ, शायद आपने नाम सुन रखे हो। एक होता है, अच्छा ये करते क्या, पहले ये बता देता हूँ। आपके डिज़ाइन को है ना,
कोड में कन्वर्ट करते हैं, फिग्मा डिजाइन को आपके कोड में कन्वर्ट करते हैं। आपने नाम सुन रखा होगा शायद v0.dev का, Yes, sir. सुन रखा है? किस किसने सुन रखा है? चले नाइस। लवेबल का नाम किस किसने सुन रखा है? चले, इसका मतलब आपको एग्जांपल समझ आएगी। जिनको नहीं पता वो मैं बता देता हूँ कि v0.dev और लवेबल ऐसे एआई प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपना डिजाइन देते हो। अब वो डिजाइन चाहे कोई पीएनजी हो, कोई फिग्मा की फाइल हो। जैसे आपको Q2 में हमने टास्क दिया था ना कि हम लोगों ने आपको फिग्मा के टेम्पलेट्स दिए थे और आप लोगों ने क्या करना था, उनको कोड में कन्वर्ट करना था, यानी Next.js में लिखना था, कंपोनेंट बना के जो भी। अब इस तरह के केस में ना आप शॉर्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, यानी फ्यू शॉट या वन शॉट का। आपने इन लोगों से कोई डिजाइन बनवाया कि भाई ये लो मेरी फिग्मा फाइल और इसको डिजाइन में कन्वर्ट करो। अब आपने प्रॉम्प्ट लिखा अच्छे से। अब इसमें आपने देखा कि इसमें कॉन्टेक्स्ट क्या है, आपका प्रोवाइड किया हुआ डिजाइन, फिग्मा का टेम्पलेट या कोई भी पीएनजी है, जेपैग है, फोटोशॉप की फाइल है, जो भी आपने प्रोवाइड कर दिया। साथ में आपने प्रॉम्प्ट लिख दिया अच्छा सा। अब आपको प्रॉम्प्ट लिखना भी आता है, आपने कॉन्टेक्स्ट भी दे दिया कि भाई ये मेरी फाइल है, और आपने लिख दिया कि यू आर अ बेस्ट फ्रंट एंड डेवलपर, तो ये रोल हो गया। सिस्टम प्रॉम्प्ट में आपने लिख दिया कि भाई योर टास्क इज टू मेक या कन्वर्ट दिस डिजाइन अक्रॉस रिस्पॉन्सिव अक्रॉस ऑल ब्रेक पॉइंट्स, द कलर पैलेट इज व्हाइट एंड ब्लैक या ब्लू एंड व्हाइट, जो भी है। यहाँ पे आपका रोल प्रॉम्प्ट भी आ गया, सिस्टम भी आ गया, कॉन्टेक्स्ट प्रॉम्प्ट भी आ गया। तो यही सारी चीजें जिसको तरह आप यूज कर सकते हो। इसमें एक एग्जांपल फ्यू शॉट की भी हम देख लेते हैं कि यहाँ पे आपने एग्जांपल प्रोवाइड कर दी कि भाई ये मेरा डिजाइन लो। सपोज करें आपने उसी प्लेटफॉर्म से एक और डिजाइन बनवाया था जो बहुत अच्छा था, क्लाइंट को बड़ा पसंद आया, आपको भी एज ए डेवलपर यूज करते हुए वो प्लेटफॉर्म बहुत मजा आया। तो आपने एक एग्जांपल उसको प्रोवाइड कर दी कि भाई जैसे लास्ट टाइम ये डिजाइन कन्वर्ट किया था ना, या दूसरा एक डिजाइन कन्वर्ट किया था, पिक्सल परफेक्ट, रिस्पॉन्सिव भी था और बहुत अच्छा आपने कन्वर्ट किया, इसकी एक एग्जांपल ले लो। तो ये एक एग्जांपल हो गई किसकी, वन शॉट या फ्यू शॉट प्रॉम्प्ट की, कि आपने अपना ओरिजिनल डिजाइन तो उसको प्रोवाइड किया, बट साथ साथ उसको एक पुराना डिजाइन भी प्रोवाइड किया जो उसी ने अच्छा सा कोड में कन्वर्ट करके दिया था। जैसे आपने अम्मी को कहा ना, अम्मी बिरयानी वैसे ही बनाएगा जैसे लास्ट टाइम बनाई थी, तो यहां पे भी आपने उस प्लेटफॉर्म से भी कहा कि भाई डिजाइन को वैसे ही कन्वर्ट करना कोड में जैसे लास्ट टाइम ये वाला कोड लिखा था, ये वाला कंपोनेंट लिखा था। सपोज आपने एक डेवलपर के साथ आप एक काम कर रहे हैं, उसकी एपीआई लिखने का तरीका आपको बहुत अच्छा लगा। एपीआई लिखने का तरीका क्या होता है, सपोज उसमें रेट लिमिटिंग भी लगी हुई है और उसमें जो है वो लोड बैलेंसर भी लगा हुआ है, सो ऑन। ऑप्टिमाइज कोड है, पाइथन के स्टैंडर्ड्स भी बड़े अच्छे से फॉलो हुए हैं। अब आपको भी एआई से काम करवाना है, सही है, तो आपने क्या किया, उस एपीआई को कॉपी करके एआई को दे दिया और कहा कि भाई मैं जो आपको एक रिक्वायरमेंट दे रहा हूं, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे रहा हूं, मेरे लिए भी एक एपीआई लिखो और इसी स्ट्रक्चर में लिखना। सही है, जैसे आप लोग अपने पास कोई भी आप लोग चीज नोट डाउन करते हैं ना, फिर पूरा दिन या हर मर्तबा जब भी कुछ टास्क परफॉर्म करना होता है तो उस किताब को खोल के देखते हैं और आपने कि भाई आपने अपने लिए क्या लिखा था। तो ये एग्जांपल होती है फ्यू शॉट वन शॉट की। सही है, तो इस तरह आप एआई को अपने एग्जांपल्स प्रोवाइड करते हो। और रोल प्रॉम्प्ट, सिस्टम प्रॉम्प्ट, कॉन्टेक्चुअल प्रॉम्प्ट, ये सब हमने देख लिया। फिर टेम्परेचर्स वगैरह किस तरह एक साथ टॉप के टॉप भी चलते हैं, ये भी जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया था अच्छे से। टॉपिक जरूर टेक्निकल है, समझने में देर भी लग रही है क्योंकि थ्योरी है ना, टेक्निकल है हर चीज। वो सारे चैलेंजेस आपके हैं, मुझे पता है और हम सबको पता है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि पार्ट ऑफ द कोर्स है। और एआई से बात करने के लिए भाई अच्छे से अच्छा प्रॉम्प्ट लिखना है। अब एआई जैसे हम दोनों बात कर रहे हैं ना उर्दू में, भाई मुझे अगर आपसे बात करनी है, आपको मुझसे बात करनी है, तो उर्दू आना जरूरी है। अब डज नॉट मैटर आपको उर्दू सीखने में कितनी मुश्किल हो रही है। जैसे अगर आप किसी क्लाइंट से बात करें, अब उसको सिर्फ इंग्लिश आती है, या किसी ऐसे क्लाइंट से बात करें जिसको सिर्फ अरबी आती है, तो भाई जब आपको अरबी सीखने में जितनी भी मुश्किल हो, सीखनी तो पड़ेगी, वरना लैंग्वेज एक बैरियर रहेगा, कम्युनिकेशन गैप रहेगा।
तो एआई से भी अगर बात करनी है तो प्रॉम्प्ट और प्रॉम्प्ट लिखने के तरीके आपको आने चाहिए। सही है, तो ये कुछ बातें आपसे करनी थी। ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहे हैं, जाहिर सी बात, आप छोटे बच्चे तो है नहीं, ज़हीन लोग हैं, पढ़ना भी आता है, लिखना भी आता है, सुनना भी आता है। कंफ्यूजन जो आप लोगों के बीच में ये आ रहा है ना कि भाई हम पढ़ तो रहे हैं बट इसकी प्रैक्टिस भी हम घर जाकर किस तरह करें, या इसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट भी कैसे करें, या कुछ भी अगर एक साइड प्रोजेक्ट भी अपना ओपन या एजेंट्स एसडीके को लेकर बनाना है तो वहां पे हम किस तरह शुरू करें। बहुत आसान है, आसान तो खैर नहीं है, हर चीज सोचनी पड़ती है। जो आपको लगता है ना कि प्रॉब्लम है, या जिस फील्ड में आप हैं, कोई यहाँ पे फाइनेंस होगा, कोई यहाँ पे स्कूल का टीचर होगा, कोई जो है वो यहाँ पे ट्यूशन सर्विसेज प्रोवाइड करता होगा, कोई ऑलरेडी यहाँ पे फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर होगा, कोई ग्राफिक डिजाइनर होगा, कोई लोगो डिजाइनर होगा। अब आप ये चीजें खुद एक्सप्लोर करें कि भाई मेरी फील्ड में जो मैं गवर्नर हाउस जाके पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, अपनी फील्ड में मैं उसको किस तरह इंप्लीमेंट करूँ। बहुत सारे लड़के या मेडिकल से भी हैं, तो मेडिकल का एजेंट्स के साथ और एजेंट्स का प्रॉम्प्ट के साथ क्या लेना देना है। बिल्कुल उसकी एक एमवीपी जिसको बोलते हैं ना, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट, एक बिल्कुल बेसिक आइडिया, एमवीपी की भी आसान एग्जांपल कि भाई बेसिक आइडिया डिलीवर। तो आप लोग जहां पे स्टैंड कर रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप लोग स्कूल जाने वाले तो बहुत कम है, कॉलेज जाने वाले भी काफी है, बट काम करने वाले भी काफी है। जिस फील्ड में आप है ना, जैसे फाइनेंस है, स्टॉक एक्सचेंज है, क्रिप्टो है, रियल स्टेट है, तो भाई रियल स्टेट में किस तरह जो है वो एआई इंप्लीमेंट हो सकती है, या कोई भी एक एजेंट है जो रियल स्टेट से रिलेटेड आपको एग्जाम्पल या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ग्राफिक डिजाइनिंग में एआई किस तरह हो सकता है। अगर आप कोई स्कूल के टीचर है, एक भाई हमारे पास पिछले संडे आए थे, वो कह रहे थे कि मेरा दोस्त पाकिस्तान स्टडीज के टीचर है, तो वो ये कह रहा था मुझसे कि भाई कोई ऐसी एप्लीकेशन बना के दो जिसमें मैं बस पाकिस्तान टेक्स्ट स्टडीज की टेक्स्ट बुक को एआई को प्रोवाइड करूं और मेरे सारे काम हो जाए। तो वो उन्होंने बड़ा अच्छा आइडिया प्रोवाइड किया, अभी है वो यहाँ बैठे हैं, ये रहे भाई। तो ये अपने दोस्त का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। फिर जब इनका दोस्त, ऐसे आप में से कितने लोग हैं जो स्कूल में टीचिंग करते हैं? है कोई? काफी सारे। तो ये आप सर्विसेज प्रोवाइड करें। भाई आपका स्कूल है, कौन कौन सी ऐसी चीजें जो आपके स्कूल में, अपने स्कूल को जाके बेचें या फिर सिर्फ अपनी हद तक उसको अपनी प्रैक्टिस के लिए रखें, वो आपकी मर्जी, एटलीस्ट बनाए तो सही है। तो उन्होंने अपने दोस्त की प्रॉब्लम सॉल्व की, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, नहीं यार मैं जो पढ़ रहा हूं मुझे आता भी है। कल को वो दोस्त 20 दिन बाद आएगा, 1 महीने बाद आएगा, वो कहेगा यार ये फीचर भी इंप्लीमेंट कर दो, तो फिर उन दोनों की बहस होगी कि भाई ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, या किस हद तक हो सकता है। तो उनको एटलीस्ट अगर पैसे नहीं भी मिल रहे हैं ना, तो एटलीस्ट एक एक्सपीरियंस मिला कि क्लाइंट के साथ काम कैसे करना है। और जब आप खुद सीखने बैठोगे ना, तो चीजें निकलती रहेंगी सीखने के लिए। आप जितना इस फील्ड में पढ़ लो कम है, तो यही आप कुछ बनाओ। सिर्फ यहां पे आना, 3 घंटे पढ़ना और चले जाना, इससे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, कहने का मकसद यह है कि ये जितनी भी हम चीजें कर रहे हैं ना, आपकी पिछली चीजों से इंटरकनेक्टेड है। जो बातें मैं Q3 में कर रहा था ना, कि कोई एक ऐसा एजेंट बनाओ, MVP बनाओ, एक जो बस एक आइडिया डिलीवर करे कि एजेंट को अगर हम फुल फोकस के साथ डेवलप करें तो वो क्या कर सकता है। तो ये आप शुरू करेंगे, आपकी सारी चीजें आज जो भी पढ़ा है, ये फ्यूचर में जो भी पढ़ा पिछली से कनेक्टेड है। और पिछली से मतलब Q1 से। अब आप एजेंट बनाएंगे, मैं अभी एजेंट कहां चला रहा था Q3 में, टर्मिनल पे हम लिखते थे ना uvRunMain.py। अब कोई रियल वर्ल्ड क्लाइंट आएगा, उसको थोड़ी आप बोलोगे uvRunMain.py लिखो आपका काम हो जाएगा। वो तो बोलेगा भाई मुझे एक तरीके की वेबसाइट बना के दो, डिप्लॉय करना होगा। एग्जैक्टली। और वो डिप्लॉयमेंट कैसे होगी? फ्रंट एंड होगा, बैक एंड होगा। फ्रंट एंड हमने Q2 में किस पे पढ़ा था? Next.js, रिएक्ट पे पढ़ा था। रिएक्ट पे पढ़ा था Next.js, उसका फ्रेमवर्क है। तो जाहिर सी बात है, ये जो आपको इतना सब लिखा नजर आ रहा है यहाँ पे, इसका बैक एंड गिटहब ने हमको ये तो नहीं कहा ना यार एक कमांड चलाओ तो ये रिपोजिटरी खुल जाएगी। हम तो github.com पे जा रहे हैं। तो ये चीजें
आपकी जो भी पढ़ाई है सब Q1 से कनेक्टेड। आपका एक सवाल ये भी है कि भाई हम पहले टाइप स्क्रिप्ट से शुरू हुए, नेक्स्ट जेएस पे पहुंचे, पाइथन पढ़ा, एजेंट्स एसडीके पढ़ा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पढ़ रहे, तो वाकई में क्या इनका कोई कनेक्शन है या बस हम पढ़ते ही चले जा रहे हैं? सवाल बिल्कुल वैलिड है आपका। तो कनेक्शन ये है कि आपने क्लाइंट को बना के दिया एक अपनी वेबसाइट है, जो भी एआई पावर्ड वेबसाइट, अब वो वेबसाइट है नेक्स्ट जेएस पे बनी, नेक्स्ट जेएस हमने आपको पढ़ाया, अब वो एआई पावर्ड है तो उसमें एजेंट्स एसडीके आपने इंप्लीमेंट किया। अब जो एआई की साइड होती है ना, वो क्या होती है? बैकएंड होती है। अब आप बैकएंड पाइथन पे इंप्लीमेंट करें या नोड जेएस पे, आपको अगर एजेंट्स एसडीके का कॉन्सेप्ट आता है आप किसी में भी कर सकते हैं। काफी लोगों का ये भी सवाल था यार जब टाइप स्क्रिप्ट पढ़ ली तो पाइथन क्यों पढ़ा? पाइथन इसलिए पढ़ा क्योंकि अगर एआई पे काम करना है तो फर्स्ट लैंग्वेज जो पूरी दुनिया की चॉइस है वो कौन सी है? पाइथन है। तो आपने यहाँ पे पाइथन सीखी और पाइथन को इंप्लीमेंट किया। पाइथन एक बैकएंड लैंग्वेज है। नेक्स्ट जेएस आपने बनाया क्लाइंट साइड, क्लाइंट साइड यानी जो ब्राउजर पे चलता है। अब नेक्स्ट जेएस किससे बात करता है? आपके बैकएंड से। किससे बात करेगा? बैकएंड से। बैकएंड पे आपने बनाया पाइथन, और जो आपकी पाइथन की एपीआई है वो किस पे होगी? फास्ट एपीआई पे। एक फ्रेमवर्क है बहुत इजी है, जो आपने नोड जेएस पढ़ा था ना, आपने लिखा था एक्सपोर्ट ए सिंक फंक्शन गेट, वो गेट रिक्वेस्ट कर रहा था, पोस्ट कर रहा था। सिमिलर एक चीज फास्ट एपीआई होती, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सेम है। जिन लोगों ने यहाँ एक्सप्रेस जेएस पे काम किया हुआ है ना या देखा हुआ भी एक्सप्रेस जेएस को, उनको कोई फर्क नहीं लगेगा सिवाय पाइथन और जावास्क्रिप्ट के। तो पाइथन जावास्क्रिप्ट भी बिल्कुल एक ही है। तो ये सारी चीजें सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। जब नेक्स्ट जेएस पे आप होगे तो टाइप स्क्रिप्ट भी यूज होगी टाइपिंग के लिए, फिर नेक्स्ट जेएस पे फ्रंट एंड। पाइथन आपको आती है, Q3 में हमने पढ़ा। फास्ट एपीआई सीखने में हार्डली आपको 2 दिन लगेंगे, 2 दिन लगेंगे बस, क्योंकि उसमें है ही 2 चीजें, app.get, app.post, कि भाई गेट रिक्वेस्ट कर रहा है, पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहा है, मेथड्स है उसके। फिर एजेंट्स एसडीके। अब एजेंट्स एसडीके में आपने एजेंट सीखा, फंक्शन टूल सीखा, ये सारी चीजें। अभी हम थोड़ा पढ़ाई की तरफ आते हैं। आखिरी के 10 मिनट में हम इस पर थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेंगे कि आप किस तरह जो है वो चीजों को बना सकते हो। ओवरऑल जो भी समरी है इतनी डिस्कशन की वो ये है कि जब तक आप रोजाना के 2-3 घंटे इस पे नहीं लगाओगे तब तक आप सिर्फ पढ़ते रहे। और पढ़ना अब आप लोगों के लिए कोई नया चैलेंज नहीं है। कॉलेज में पढ़ा, स्कूल में पढ़ा, यूनिवर्सिटी में पढ़ा, या 2 साल से पढ़ रहे हो, इतने जहीन लोगों के इंग्लिश पढ़ के बेसिक ही समझ आ सकता है कि क्या पढ़ रहे हो। मैंने पहले भी कहा, क्या हम पढ़ रहे हैं ये आपका सवाल अब नहीं होना चाहिए। क्या पढ़ रहे हैं भाई? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। आगे क्या पढ़ेंगे भाई? एमसीपी पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? क्लाउड पढ़ेंगे। अब आप लोगों का सवाल क्या पढ़ रहे हैं ये नहीं होना चाहिए। अब आपका सवाल होना चाहिए कि क्यों पढ़ रहे हैं। क्या सवाल होना चाहिए? क्यों पढ़ रहे हैं। और इस क्यों का, क्यों पढ़ रहे हैं, इसका सिर्फ 30-40% जवाब मैं दे सकता हूं यहां बैठ के, जो अभी मैंने इतनी तकरीर की। बाकी जो 60% जवाब है, जब आप खुद इंप्लीमेंट करोगे ना कि यार ये मैंने क्यों पढ़ा, वो इंप्लीमेंटेशन के बाद ही मिलेगा। अभी आपका सवाल था ना क्यों प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। एजेंट बनाओ, जब वो फंक्शन कॉलिंग करने में मसला करेगा ना, और फिर जब अक्ल में बात आएगी कि नहीं मुझे इसको सही से प्रॉम्प्ट देना है, तब समझ में आएगा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्यों पढ़ा। जब एजेंट के बाद अपना बैकएंड बनाओगे ना अच्छे से, और अच्छे से मतलब नॉट लाइक कि उसमें कोई फूल आप निछावर करेंगे। पाइथन के बेस्ट प्रैक्टिसेस, कब लिस्ट यूज करूं, कब टपल यूज करूं, कब सेट यूज करूं, कब एक सिंपल वेरिएबल यूज करूं, उस वक्त जवाब मिलेगा 60% के मैंने पाइथन बेसिक क्यों पढ़ी थी। 40% मैं बता दूंगा, 60% जवाब खुद देना। फिर जब पाइथन बन गया, बैकएंड रेडी है, फर्स्ट क्लास ऑप्टिमाइज बैकएंड सर्वर रेडी है आपका, या तो फिर क्लाइंट को ये बोल दो कि भाई ये टर्मिनल ले लो, इस पे कमांड चलो। क्लाइंट बोलेगा ये क्या बकवास है, मुझे तो अच्छी सी वेबसाइट चाहिए। फिर वेबसाइट बनाओगे ना जब नेक्स्ट जेएस पे,
तब जवाब मिलेगा कि Next.js क्यों पढ़ी थी। मैं तो बता दूंगा कि भाई क्लाइंट को यहाँ पे चीजें दिखे, ब्राउजर पे तो Next.js पढ़ी, खत्म, मैंने बता दिया, आपने सुन लिया। जब खुद 60% इंप्लीमेंट करने बैठोगे ना, तब वो जवाब मिलेगा। और फिर टाइप स्क्रिप्ट के क्या क्या फायदे, कि टाइपिंग होती है एक वेरिएबल के अलावा, आपने कोई भी उसमें स्ट्रॉन्ग की हुई गलत जगह पे गलत वेरिएबल पास कर दिया तो एक एरर आ गया, तो याद आया यार नहीं, यहाँ पे तो ये वेरिएबल पास होना था। तब सवाल का जवाब मिलेगा कि टाइप स्क्रिप्ट क्यों पढ़ी। मैंने तो बता दिया कि टाइप स्क्रिप्ट इसलिए पढ़ी थी, Next.js इसलिए, पाइथन इसलिए, फास्ट इसलिए, एजेंट्स एसडीके इसलिए, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इसलिए, आगे एमसीपी इसलिए पढ़ोगे, क्लाउड इसलिए पढ़ोगे। लेकिन सिर्फ मेरे बताने से और आप याद रख लोगे नहीं, आपको खुद भी इंप्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी। अभी जो आप लोगों ने Q2 में प्रोजेक्ट्स बनाए, चाहे वो रिज्यूमे बिल्डर बनाया हो, ई कॉमर्स बनाया हो, ब्लॉग वेबसाइट बनाई हो, क्या किसी ने सोचा है कि जो Q2 में प्रोजेक्ट्स बनाए थे उसमें मैं एआई कैसे इंजेक्ट करूं? किसी ने भी सोचा है? यार चले इसमें हम, ठीक है, वेरी नाइस, जिसने भी सोचा है, क्लास के आखिरी में 10 मिनट अगर टाइम बचा तो हम बात कर लेंगे, क्योंकि हमारा फोकस अभी पढ़ाई है। तो आज हमें ये भी जो है वो काफी चीजें देखनी है। अभी जो कॉन्सेप्ट, ये सारा मकसद आपको, देखो आप लोग काम करोगे ना, आपको एरर आएगा, वो एरर समझ में नहीं आएगा तो आप जीपीटी से पूछोगे, 10 तरह जगह हाथ पाँव मारोगे, नहीं समझ, अच्छे से अच्छी बात है, आप लोगों का स्किल खुलेगा, दिमाग खुलेगा। फिर बाद में क्या होगा, जो आप लोग आखिरी में करते हो, कि जो मैंने भी फिर आप लोगों को बोला, भाई कोई चीज नहीं समझ आए, कहीं फंस जाओ तो भाई मुझसे पूछ लेना। तो आप लोग अगर भाई फंसोगे ना कहीं, तो मेरा काम ही बढ़ेगा। मेरे लिए तो बहुत आसान है, पढ़ते हो पढ़ो, नहीं पढ़ते हो नहीं पढ़ो, अच्छा है, हफ्ते में 3 घंटा मिलते, फिर पूरा हफ्ता आप भी आजाद, मैं भी आजाद। लेकिन अगर आप किसी एरर में फंसे, नहीं सॉल्व हुआ, आप मेरी जान खाओगे, क्योंकि आप फिर मुझे ही बोलोगे, देखो आपने कहा था तो हम कर रहे, हमें इस मसले से निकाल के दो। फिर थोड़ा सा बैठ जाएंगे, सॉल्व हुआ तो कर देंगे, वरना कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा कि भाई इसको सॉल्व किस तरह करना है। आप अगर किसी एरर में फंसे ना, तो आप माने ना माने, मैंने एक्सपीरियंस कर लिया है, मेरा काम बढ़ना ही है। और ये सारी बातें सिर्फ आप तक नहीं रहनी चाहिए, जो आपके अगर गवर्नर हाउस में दूसरी क्लासेस में भी अगर कोई दोस्त है तो उन तक भी पहुंचाओ। एटलीस्ट आपको डेवलप करता देख, अगर वो भी थोड़ा सा होश के नाखून ले गया ना, तो समझे आपकी मेहनत जो है वो रंगी है, कि सिर्फ आपने अपने लिए काम नहीं किया, अपने दोस्त को जो किसी गवर्नर हाउस की दूसरी क्लास में बैठा है या इसी क्लास में बैठा है, जो सुस्त हुआ है, यहाँ पे आई नो बहुत से दोस्त हैं, भाई बहन है, 2 बहनें हैं, हस्बैंड वाइफ है, सब है, एटलीस्ट बराबर वाले को देख के थोड़ा सा होश आ जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जिसमें आप लोग लैग कर रहे हो, कोई बात नहीं। अगर आप कहीं ऐसा फील करते हो ना, मैं फंस गया हूँ, मैं फंस गई हूँ, कोई थॉट्स। एलएलएम का एक कॉन्सेप्ट है, या एलएलएम से बात करने का एक कॉन्सेप्ट है जो हमें ये मिलता है। सारी बातें बंद, सारा फोकस यहाँ पे, सही है? अच्छा, जब कोई स्टूडेंट भी एक्सप्लेनेशन कर रहा हो ना, तो आपने उसको गौर से सुनना है, नॉट लाइक कि आप जो है वो उस वक्त जो है मोबाइल में बिजी हैं, दूर बराबर वाले से बात करने में बिजी हैं। चेन ऑफ थॉट्स, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है जिसमें क्या होता है, चेन ऑफ थॉट्स। अब एलएलएम जो सोचता है ना, उसको वो चेन में बताता। इसका क्या मतलब है, जब आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स क्वेरी आती है, क्या आती है आपके पास, जब कोई कॉम्प्लेक्स क्वेरी आती है, तब लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है, या आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल से ये एक्सपेक्ट करते हैं, या लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ये एक्सप्लिसिटली मतलब खास मेंशन करके बताते हैं कि भाई ये एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, इस सवाल का जवाब है ना, आपको ध्यान से सोच समझ के देना, ठीक है? कॉम्प्लेक्स क्वेरी जब भी एलएलएम के पास आती है, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या करता है, या आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल से क्या करवाते हैं, स्टेप बाय स्टेप उसको बोलते हैं कि मुझे सोच समझ के इसका जवाब दो, और स्टेप बाय स्टेप सोचो, एक साथ सब ना सोचो, क्या करो, स्टेप बाय स्टेप सोचो। तो चेन ऑफ थॉट्स की डेफिनेशन अगर मैं एक लाइन में कहूं कि भाई चेन ऑफ थॉट्स जो है वो क्या होते हैं, तो चेन ऑफ थॉट्स में आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल से ये एक्सपेक्ट करते हैं या उसको
एक्सप्लिसिटली बताते हैं, खास मेंशन करके बताते हैं कि भाई ये मेरा एक खास प्रॉब्लम है। ये जब मेरा एक खास प्रॉब्लम है ना, तो इसका जवाब डायरेक्ट मत देना, इसका जवाब क्या करना, सोच समझ के स्टेप बाय स्टेप देना। किस तरह देना? सोच समझ के स्टेप बाय स्टेप देना। मैं अगर आपसे पूछूं कि 2 + 2 कितने होते हैं, सब जवाब सो रहे हैं कि आप लोग 2 + 2 कितने होते हैं? 4। मैं आपसे पूछूं 10 + 10 कितने होते हैं? 20। ये सवाल, आपका नाम क्या है? तो आपका जो भी नाम है आप मुझे बता देंगे। ये जो सारी क्वेरीज थी ना, ये क्या थी? सिंपल क्वेरीज थी। इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि पाइथन में कब टपल्स यूज करना है, कब लिस्ट यूज करनी है, अब ये एक कॉम्प्लेक्स सवाल है। अब इस सवाल का, इस कॉम्प्लेक्स सवाल का जवाब है ना, आपको सोच समझ के देना पड़ेगा, वर्किंग करके देना पड़ेगा। अगर मैं आपसे पूछूं Next.js में सर्वर साइड रेंडरिंग क्या होती है, ये एक कॉम्प्लेक्स क्वेरी है। इसका सवाल, इस सवाल का जवाब आप लोग सोच समझ के स्टेप बाय स्टेप देंगे। फिर एक चीज आपने बड़ी इंस्टाग्राम पे मीम्स में भी देखी होगी कि भाई एक ऐसे ही सवाल आ गया कि भाई सपोज करें आपके मामू के बेटे की मामी के साले के भांजे का दोस्त का भाई, आपका क्या हुआ? अब ये क्या है? एक कॉम्प्लेक्स क्वेरी है। अगर मैं पूछूं ना कि ये जो रिलेशनशिप चेन है, इसमें आपका क्या रोल है, तो आप क्या करेंगे? आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आपको क्या पड़ेगी? सोचने की जरूरत पड़ेगी। तो चेन ऑफ थॉट्स में क्या होता है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो सोचता है। ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो थिंकिंग करता है, सोचता है कि भाई मुझे स्टेप बाय स्टेप जो है ना रीजनिंग करनी है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए। जैसे मैथ्स की हमने एग्जांपल दी, मैथ्स में अगर मैंने पूछा 2 + 2 क्या होगा? 4 होगा। 10 + 10 क्या होगा? 20 होगा। लेकिन अगर कोई मैथ्स का कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, जो हमें मिस आयशा ने एग्जांपल भी दी कि भाई अलजेब्रा का कोई प्रॉब्लम है, या मैथ्स का कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, कोई इक्वेशन है, कोई न्यूमेरिकल रिक्वायरमेंट है, तो जैसे हम मैथ्स में वर्किंग करते हैं ना, ये इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप इसमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर जो है वो एडिशन करते हैं, फिर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कट, ये आप हर स्टेप में अलग अलग करते हैं। क्या करते हैं? हर स्टेप में अलग अलग करते हैं। तो चेन ऑफ थॉट्स क्या होते हैं? जब भी कॉम्प्लेक्स क्वेरी एलएलएम के पास जाती है, एलएलएम को आप एक्सप्लिसिटली बताते हैं कि भाई आपको जो है वो सोचना है। पहले चेन ऑफ थॉट्स की एग्जांपल, जो डेफिनेशन डिस्कस करें, फिर हम इसकी एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल जो है वो डिस्कस करें। चेन ऑफ थॉट्स क्या होता है? चेन ऑफ थॉट्स जल्दी से हम दोबारा एक लाइन में अगर मैं डिस्कस करूं तो चेन ऑफ थॉट्स जस्ट लाइक स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। सही है, स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। आपने अक्सर सुना होगा कि एक क्वेरी बड़ी चल रही है, एक जो है वो सवाल बड़ा पूछा जाता है कि आप 4 साल के, और जब आप 4 साल के, योर फ्रेंड इज हाफ ऑफ योर एज। अब जब आप 20 साल के हैं तो आपका दोस्त कितने साल का हुआ? 18। सही है, ये एक क्या है? कॉम्प्लेक्स क्वेरी कि भाई आपको सोचने की जरूरत है। यहाँ थोड़ा आपको जो है वो कंफ्यूज किया जा रहा है कि भाई जब आप 4 साल के तो आपका दोस्त क्या है? हाफ ऑफ योर एज। तो अब आप 20 साल के तो आपका दोस्त भी, जाहिर सी बात आप सोच सकते हैं कि स्टिल माई हाफ ऑफ माई एज, तो आप शायद 10 लिख दें। जैसे आप किसी ट्रिप पे जाते हैं, अब आप जब किसी ट्रिप पे जाते हैं, सपोज आपको नॉर्दर्न एरिया जाना है, अब जब आपको नॉर्दर्न एरिया जाना है तो आप सिर्फ ये नहीं कहते कि चलो भाई बैग पैक करो और निकलते हैं ट्रिप पे। आप स्टेप बाय स्टेप जो है ना एंड रिजल्ट तक पहुंचने की थिंकिंग करते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? थिंकिंग करते हैं कि भाई हमें जो है वो किस तरह नॉर्दर्न एरिया पहुंचना है, किस
क्या क्या हम सामान पैक करेंगे, कितनी दफ़ा हमें जो है वो रास्ते में ब्रेक लेना है, कहाँ पे हम स्टे करके आराम करेंगे, खाना खाएंगे, फ्यूल जो है वो अपना दोबारा से फिल करेंगे। तो ये आप क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ रहे हैं ताकि आपके लिए एंड रिजल्ट जो है वो आराम से इजीली अचीव हो। तो एलएलएम को भी आप जो है वो इस तरह से बात कर सकते हैं। ठीक है जी, अब इसके रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखें। ये एनालॉजी वाली एग्जांपल तो आपने सुन ली, ट्रिप की भी सुन ली और जो है वो डिश बनाने की भी सुन ली, मैथ्स प्रॉब्लम की भी सुन ली। रियल वर्ल्ड इसकी एग्जांपल क्या है भाई? सपोज करें अगर आपका एक क्रिप्टो एजेंट या एक फाइनेंस एजेंट है जो आपके वेबसाइट पे आए हुए क्लाइंट को, कस्टमर को इन्वेस्टमेंट की सलाह प्रोवाइड करता है, मशवरे प्रोवाइड करता है। अभी एजेंट को 2 मिनट साइड पे करें, मुझे पता है अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, कहीं भी क्रिप्टो खरीदना है, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना है, रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना है, तो आप लोग क्या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके, अपने पैसे लेके, कैपिटल लेके पहुंच जाएंगे, या आप स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग करेंगे? थिंकिंग करेंगे, स्टेप बाय क्या करेंगे? स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग करेंगे कि भाई अगर मुझे क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है तो क्या आज की जो डेट है, आजकल के जो मार्केट ट्रेंड्स हैं, आजकल के जो हालात हैं, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के, क्या वो मुझे अलाउ करते हैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने में? जैसे आपने देखा कि पिछले 10-12 दिन में सोने के रेट, गोल्ड बहुत आसमान पे गया, अब वो नीचे भी आने लगा है। अब अगर आपके पास पैसे हैं, आपका एक एजेंट है जो गोल्ड में इन्वेस्ट करने के तरीके बता रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? डायरेक्ट पैसे लेके गोल्ड की दुकान पे पहुंच जाएंगे कि भाई मुझे इतना तोला सोना दे दो, या फिर आप मार्केट को देखेंगे कि कल सोना इतना था, आज फिर चला गया, आज नीचे हो गया। आप क्या करेंगे? सोचेंगे या डायरेक्ट सोचेंगे, मार्केट देखेंगे, सोचेंगे। ठीक है, तो इस तरह जैसे आप सब इफ्तारी के बाद जीतो पाकिस्तान, वो क्या करता है जब वो कहता है ना, क्या कहता है? सोच लो। वेरी नाइस। तो वो क्या करवा रहा है आपसे? चेन ऑफ थॉट्स, कि भाई सोच समझ के बोलना कि पिछला इतना गया, अब ये जाएगा। तो ये चेन ऑफ थॉट जो है वो आपके क्रिप्टो में इस तरह से आ सकते हैं, या फाइनेंस में इस तरह से आ सकते हैं। जैसे डॉक्टर है, अब डॉक्टर को अगर आपने कहा कि भाई मुझे जो है वो सर में दर्द है, तो डॉक्टर क्या करेगा? थोड़ी सी थिंकिंग करेगा। आप डॉक्टर के पास जब जाते हैं ना, तो डॉक्टर आपसे सवाल करता है, वो खुद भी सोचता है कि अगर जैसे आजकल का मौसम आप सबके सामने, हर दूसरा बंदा फ्लू का शिकार है, गला खराब है, नजर जुकाम है, बुखार है, जो भी है। अगर आज आप डॉक्टर के पास जाएं कि भाई मुझे सर में दर्द है, वो सोचेगा हाँ यार फ्लू चल रहा है तो इसलिए इसको सर में दर्द है या बुखार है। लेकिन अगर आप कोई ऐसे मौसम में डॉक्टर के पास जाएं जहां बीमारियां थोड़ी कम होती हैं, तो जो है वो क्या होगा? डॉक्टर डिफरेंट तरीके से सोचेगा। तो चेन ऑफ थॉट्स में क्या होता है? एलएलएम आपका एजेंट जो है वो थिंकिंग करता है। क्या करता है? थिंकिंग करता है। तो अगर आप कोई ऐसा फाइनेंस का एजेंट बना रहे हैं जो कि आपको थिंकिंग, जो आपको इन्वेस्टमेंट के मशवरे देगा, तो आप क्या करेंगे? इस टाइप का प्रॉम्प्ट जो है वो उसमें पास करेंगे कि भाई आई वांट टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो बट कीप द मार्केट ट्रेंड्स एंड फ्लक्चुएशंस इन द माइंड। वही बात जो हमने डिस्कस की, गोल्ड खरीदना है तो सोचो गोल्ड में इन्वेस्ट करना, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है तो सही है कि नहीं, टमाटर में इन्वेस्ट करना है तो सही है कि नहीं सही है। ये सारी चीजें इसमें आ जाती है कि भाई एलएलएम कोई भी पूछे कि भाई चेन ऑफ थॉट्स क्या होते हैं, एक लाइन में आप क्या बताएंगे? स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग। खत्म बात। वेरी नाइस, गुड। और किन तरह की एग्जाम्पल में आप कर सकते हैं? ऐसे जैसे आप एमसीक्यूज करते हुए करते हैं ना, अच्छा ये सही है, ये सही है, ये गलत है, ये तो नहीं होगा, ये स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग करिए। वेरी नाइस। अब इसका प्रॉम्प्ट कैसे लिखें? प्रॉम्प्ट इस तरह लिखते हैं कि जब भी आपको चेन ऑफ थॉट्स एलएलएम से परफॉर्म करवाना हो ना, तो आप एक फ्रेज लिखते हैं। फ्रेज का मतलब 3-4 अल्फाज मिलके जो एक चुनाव करें, सेलेक्ट करें।
और वो क्या फ्रेज है? थिंक स्टेप बाय स्टेप। क्या करें? थिंक स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। मैंने आपको कहा ना 2 + 2 4, लेकिन अगर आपके वो वाला रिलेशनशिप चेन कि आपके इसके बेटे का, उसका भतीजे के, भांजे का, साल आपका क्या हुआ, तो अब आप क्या करेंगे? स्टेप बाय स्टेप सोचेंगे। क्या करेंगे? स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आपको एग्जांपल चाहिए ना कि ऐसा प्रॉम्प्ट क्या हो सकता है, तो ये रहा उसका प्रॉम्प्ट कि भाई थिंक स्टेप बाय स्टेप। जहां आपको ये फ्रेज मिले, क्या मिले? जहां आपको ये फ्रेज या इससे मिलता जुलता कोई भी, आप चाहे उसको रोमन उर्दू में, रोमन इंग्लिश में बोलते हैं कि यार आहिस्ता आहिस्ता सोचो या हर स्टेप को सोचो, तो वहां एलएलएम क्या करेगा? चेन ऑफ थॉट्स करेगा। अब इसको अगर मैं ले जाके कॉपी करके किसी भी एलएलएम पे पेस्ट करूं ना, तो वहां पे मुझे मिल जाएगा। अच्छा, दूसरा सवाल, एलएलएम थिंकिंग करता है, हमने देख लिया। रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स जो हमारी डेली लाइफ की हो सकती है, खाना बनाने की, नॉर्दर्न एरियाज के ट्रिप पे जाने की, हमने देख ली। एजेंट, क्रिप्टो एजेंट है, फाइनेंस का एजेंट है, मेडिकल का एजेंट है, यहां हमने देख लिया। 3 एग्जांपल 3 तरह से हमने देख लिया। YouTube की वीडियो डालती अब मैंने एक बात कही और आप लोगों ने भी सुनी कि एलएलएम थिंकिंग करता है, IT कैडेट या एलएलएम क्या करता है? मैथ्स के प्रॉब्लम की तरह वर्किंग करता है। ग्रुप अब क्या ये चीज पॉसिबल है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल की वर्किंग देखी जा सके? किसी को पता है कैसे देख सकते हैं? ट्रेस नहीं, मैं एलएलएम की बात कर रहा हूं, वो तो एजेंट्स एसडीके हम जाके देख सकते हैं, राइट। लेकिन लार्ज लैंग्वेज मॉडल किस तरह सोच रहा है, या मैंने इसको जो क्वेरी दी वो उस क्वेरी को किस तरह एक्सेप्ट कर रहा है, फिर उसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। सही है। और सोच के सुकून से, कोई जल्दबाजी नहीं है, हम रात के 10 बजे तक यही है। बताएं, आपने इसको कॉपी किया या कोई भी ऐसे फ्रेज को कॉपी किया जिसमें लिखा है थिंक स्टेप बाय स्टेप। अब जहां थिंक स्टेप बाय स्टेप लिखा है ना, वहां पे क्या हो रहा है? चेन ऑफ थॉट्स हो रही है। इसको कॉपी किया, आपने देखा होगा, आपको पता भी है कि काफी एलएलएम्स ऐसे हैं, जैसे डीप सीक हो गया, जिसमें आपके पास ये डीप थिंक का एक ऑप्शन होता है। जब आप इस बटन को इनेबल करते हो ना, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या करता है? फिर सोचता है। क्या करता है? थिंक लिखा हुआ है ना, थिंक का मतलब सोचना। आप ग्रॉक पे जाके देखो, ग्रॉक भैया का है हमारे, grok.com। ग्रॉक ने जो अभी अपना एक मॉडल रिलीज किया है एक्सपर्ट वाला, ये रहा। जैसे यहाँ पे फास्ट है, इस ड्रॉप डाउन को आप एक्सपेंड करें तो यहाँ पे ये रहा एक्सपेंड एक्सपर्ट, और एक्सपर्ट में क्या लिखा है यहाँ पे? थिंक्स हार्ड, यानी ये क्या करेगा? यहाँ पे सोचेगा। चैट जीपीटी में भी ये वाला ऑप्शन है। अब आप क्या करो, जैसे डीप सीक पे में आया, मैंने ला के अभी बिल्कुल मैंने नॉर्मल स्क्रीन कर दी है, थोड़ी सी बिल्कुल आपको छोटी दिख रही होगी, या मैंने लिखा आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो, कीप द मार्केट ट्रेंड्स फ्लक्चुएशंस इन द माइंड, थिंक स्टेप बाय स्टेप। जैसे ही मैंने बोला थिंक स्टेप बाय स्टेप, चेन ऑफ थॉट्स। चेक करंट मार्केट ट्रेंड्स। अच्छा, क्या चेक करना है? हम ये भी बता सकते हैं कि भाई करंट मार्केट ट्रेंड्स चेक करो। पता चला क्रिप्टो मार्केट पूरी क्रैश हुई पड़ी है, हम पैसे लेके पहुंच गए, हमारे जो है वो इन्वेस्ट कर दो पैसे। सेकंड, लुक एट द रिस्क, कि भाई अगर आज जब पूरी मार्केट क्रैश हुई है, दुनिया परेशान है, सब अपने पैसे निकाल रहे हैं, तो भाई रिस्क कितना है इसमें। और थर्ड, सजेस्ट द सेफ्टी ऑप्शन। अब आपकी मर्जी कि आप ये पास करें। अब आपने जब ये चीजें पास की ना, तो आप एलएलएम को बता रहे हैं कि भाई क्या क्या सोचना है। हो सकता है आप ये भी ना पास करें, एलएलएम खुद से कुछ सोच के बता दे, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो यहाँ पे चीजें सोच सकता है। अब जब मैंने इस क्वेरी को फायर किया, अपने प्रॉम्प्ट को यहाँ पे देखा, थिंक डीप थिंक मेरा इनेबल है यहाँ पे, तो देखें ये जो थिंकिंग का एक, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने अभी रिस्पॉन्स जनरेट करना शुरू नहीं किया। ये क्या कर रहा है? सोच रहा है। जैसे मैं आपसे पूछूं ना, यार बड़े गुमसुम बैठे हो, क्या सोच रहे हो, तो फिर आप अपनी थिंकिंग बताएंगे। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या कर रहा है? यहाँ पे क्या कर रहा है? सोच रहा है, थिंकिंग कर रहा है, सोच रहा है। तो यहाँ पे लार्ज लैंग्वेज मॉडल इस तरह से सोच रहा है। ये एक छोटी सी विंडो है कि भाई लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने यहाँ पे क्या क्या सोचा।
और फिर यहाँ पे ऑफ कोर्स यहाँ पे फिर जो है वो इसने मुझे मेरा रिस्पॉन्स दिया। सही है, तो ये होता है हमारा चेन ऑफ थॉट्स। चेन ऑफ थॉट्स क्या होता है? कॉम्प्लेक्स क्वेरीज के लिए यूज होता है। कॉम्प्लेक्स क्वेरी के लिए यूज होता है। किस टाइप की कॉम्प्लेक्स क्वेरी? क्रिप्टो एजेंट, मेडिकल एजेंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें। तीसरी चीज स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग करेगा। चौथी चीज कि भाई जब भी आपको कोई ऐसा प्रॉम्प्ट लिखना है जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप एलएलएम से थिंकिंग करवानी है, तो उसमें क्या एक वर्ड लाजमी होना चाहिए? थिंक स्टेप बाय स्टेप, या इससे मिलता जुलता कोई भी फ्रेज। वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या करेगा? अपनी चेन ऑफ थॉट्स को परफॉर्म करना शुरू कर देगा। जल्दी से चेन ऑफ थॉट्स 1 मिनट में हमने बराबर वाला डिस्कस किया। चेन ऑफ थॉट्स, स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग, सॉरी दोबारा गए। स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग, कॉम्प्लेक्स ऑन है तो मैं स्टेप बाय स्टेप क्यों लिखूं? ये सवाल है आपका। सही है, एग्जैक्टली। तो आपने भी जवाब दिया। इसका सेकंड पॉइंट मैं बता देता हूं। एक सवाल मेरे पास ये आया कि भाई जब डीप थिंक का ऑप्शन इनेबल किया हुआ है, ठीक है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग करने का क्यों कहूं? ये एक सवाल अभी मुझे आया। वैलिड सवाल है, जेन्युइन सवाल है। इसका जवाब ये है कि डीप थिंक स्टेप बाय स्टेप में आप देखें कि मैंने यहाँ पे इसको बताया भी है कि क्या क्या सोचना। सही है, यहाँ देखिए ये प्रॉम्प्ट है ना, नंबर 1 के क्या क्या सोचना है। सही है, हो सकता है वो अपनी मर्जी से कुछ भी सोच ले। सही है, जैसे मैंने आपको एक होमवर्क दिया, मैंने कहा इस होमवर्क को सोच समझ के करना, लेकिन उस होमवर्क में भी क्या क्या स्टेप्स का ख्याल रखें, अगर ये मैं आपको एक्सप्लिसिटली बता रहा हूं तो आपके लिए सोचना आसान हो जाएगा। नंबर 1 कि भाई मेरा होमवर्क करना कैसे। क्लियर है? दूसरी चीज, आप ये बिल्कुल वैलिड कह रही हैं कि ये एलएलएम, ये जो GUI है ना डीप सीक की, यानी ये जो वेबसाइट पे जाके हम डीप थिंक का बटन ऑन कर रहे हैं, तो उससे तो वो काम हो रहा है सोचने वाला। लेकिन अगर ये सेम प्रॉम्प्ट अगर मैं अपने एजेंट की क्लास के इंस्ट्रक्शंस के पैरामीटर में लिख के जाके दूं, तो क्या वहां मेरे पास कोई डीप थिंक का बटन है? नो। तो वहां पे ये चीज करवाने के लिए मुझे ये स्टेप लिखना पड़ेगा। कोई जो है वो इस बात में दो राय नहीं है कि अगर आप एक चीज 2 दफा भी एलएलएम को कह रहे हैं ना, एक डीप थिंक का बटन ऑन करके और एक्सप्लिसिट स्टेप बाय स्टेप भी बता के, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप दोनों तरीके से ये काम कर सकते हो। सही है? अच्छा जी, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, यहाँ जो सर जिया की रेपोजिटरी है उसमें भी ये चीज लिखी हुई है। क्या लिखा है जरा पढ़िए। सॉल्व दिस प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप, यानी एक तीसरा तरीका हमें मिल गया कि हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। इफ आई वॉज 6 when my sister was half my age, how old is my sister when I am 40? या तो आप 20 बोलें, या आप जो है वो जो भी आंसर है उसका वो बताएं। ठीक है, और यहाँ यूज केसेस भी लिखे हुए हैं कि भाई मैथ्स प्रॉब्लम, लॉजिकल रीजनिंग, कॉम्प्लेक्स, मल्टी स्टेप प्रोसेस। मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे कहूं कि भाई एक नेविगेशन बार बनाओ टेलविंड CSS और Next.js में, या तो आप डायरेक्ट कोडिंग कर दो, या आप क्या करो, स्टेप बाय स्टेप काम करो। पहले लोगो लगा दिया, फिर नेविगेशन के लिंक लगा दिए, फिर उसको तोड़ के ब्रेक पॉइंट्स में मोबाइल के लिए भी सही कर दिया, आईपैड के लिए भी सही किया, और लैपटॉप और बड़ी स्क्रीन के लिए भी सही कर दिया। ये था हमारा जो है वो चैनल का नाम क्या बताया? चेन ऑफ थॉट्स, और यहाँ लिखा हुआ है कि आप क्या क्या फ्रेजेस यूज कर सकते हो। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है किस चीज का? ट्री ऑफ थॉट। ट्री ऑफ थॉट्स का। क्या कॉन्सेप्ट आता है? ट्री ऑफ थॉट। ट्री ऑफ थॉट्स। आसान लफ्जों में हमें बताएं ट्री ऑफ थॉट्स क्या होगा? Tree of thought means exploring. जबरदस्त। मिस आयशा ने हमें बताया कि भाई ट्री ऑफ थॉट्स क्या होता है। चेन ऑफ थॉट्स अभी हमने पढ़ा, अगर चेन ऑफ थॉट समझ आ गया तो 90% आपको ट्री ऑफ थॉट्स भी समझ आ गया। ऑलरेडी आ गया।
ट्री ऑफ थॉट्स में लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या करता है, जैसे चेन ऑफ थॉट्स में लार्ज लैंग्वेज मॉडल सोचता है ना, वैसे ही ट्री ऑफ थॉट्स में भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सोचता है। आई रिपीट, जैसे चेन ऑफ थॉट्स में लार्ज लैंग्वेज मॉडल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सोचता है ना, ट्री ऑफ थॉट्स भी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज के लिए होता है, और इसमें भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या करता है, सोचता है। क्या करता है, सोचता है। ये तो हो गई सिमिलैरिटी। डिफरेंस क्या है चेन ऑफ थॉट्स और ट्री ऑफ थॉट्स में? ये रहा, चेन ऑफ थॉट्स में भी सोचेगा एलएलएम, ट्री ऑफ थॉट्स में भी सोचेगा। चेन ऑफ थॉट्स भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए होता है, ट्री ऑफ थॉट्स भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए होता है। एक डिफरेंस जो चेन ऑफ थॉट्स और ट्री ऑफ थॉट्स में, वो ये सारी बातें बंद, सारा फोकस यहां पे। ट्री ऑफ थॉट्स में जब लार्ज लैंग्वेज मॉडल किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन सोचता है ना, तो फिर लार्ज लैंग्वेज मॉडल सिर्फ एक पॉसिबल वे नहीं सोचता। लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या करता है, मल्टीपल पॉसिबल वेज को सोचता है। ठीक है, चेन ऑफ थॉट्स और ट्री ऑफ थॉट्स में एलएलएम दोनों सोचेगा, दोनों कॉम्प्लेक्स क्वेरीज के लिए होता है। समझ आ गया मैं, वेरी नाइस। एक डिफरेंस जो चेन ऑफ थॉट्स है और जो ट्री ऑफ थॉट्स में है, वो ये है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल जब ट्री ऑफ थॉट्स करेगा ना, तो ट्री ऑफ थॉट्स में लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या करता है, एक मसले के मल्टीपल पॉसिबल वेज। क्या कहा मैंने, एक मसले के मल्टीपल पॉसिबल वेज को सोचता है, जबकि चेन ऑफ थॉट्स में वो एक ही पॉसिबल वे को सोचता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि चेन ऑफ थॉट्स और ट्री ऑफ थॉट्स में क्या डिफरेंस है, सिमिलैरिटीज तो आपको पता है, यानी वो चीजें जो मिलती जुलती है। क्या मिलती जुलती है, दोनों कॉम्प्लेक्स क्वेरीज के लिए होते हैं, दोनों स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग करते हैं। लेकिन एक डिफरेंशिएटर जो चेन ऑफ थॉट्स और ट्री ऑफ थॉट्स में है, वो ये है कि चेन ऑफ थॉट्स में लार्ज लैंग्वेज मॉडल सिर्फ एक पॉसिबल वे को सोचेगा। कितने पॉसिबल वेज को, एक। ट्री ऑफ थॉट्स में लार्ज लैंग्वेज मॉडल मल्टीपल, क्या कहा मैंने, ट्री ऑफ थॉट्स में मल्टीपल पॉसिबल वेज को सोचेगा। जैसे भाई अगर मुल्क को तरक्की करनी है तो क्या होना चाहिए, टैक्स कलेक्शन होना चाहिए। मैंने सब पे, मैं वजीर आजम हूं, मैंने सब पे 50% टैक्स लगा दिया। अच्छी बात है भाई, टैक्स कलेक्शन करना है तो सब पे मैंने 50% टैक्स लगा दिया, सही है, टैक्स कलेक्शन हो रहा है, बात खत्म। लेकिन अब मुझे ये बताएं कि जो बेचारा मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है या वो मजदूर जो डेली वेजेस पे काम करता है, क्या वो 50% टैक्स अपनी इनकम पे अफोर्ड कर सकता है? यस और नो? नो। जो अमीर सर्जन है, लॉयर है, मिनिस्टर है, जो भी पॉलिटिशियन है, वो तो अफोर्ड कर सकता है 50%, सही है। लेकिन अगर कोई डेली वेजेस का मजदूर जो रोजाना दिहाड़ी पे काम करता है, क्या वो अपनी इनकम में, या वो बेचारा लोअर मिडिल क्लास जिसकी इस महंगाई में इनकम ही 20-25 हजार रुपए है, अगर वो 10-15 हजार मुझे टैक्स में दे देगा, तो क्या ये उसके लिए सही है? यस और नो? नहीं। अब ये क्या है, मुझे मुल्क की तरक्की करनी है, सही है, लेकिन, और मैंने कह दिया टैक्स लगा दो सब पे 50%, लेकिन क्या सिर्फ 50% टैक्स लगा देने से सबके मसले हल हो गए? नहीं। क्यों? क्योंकि भाई सैलरीड क्लास, जो सैलरीड पर्सन है ना, बिजनेसमैन तो अफोर्ड कर लेगा, जो सेठ है, जो
लोअर मिडिल क्लास है, क्या उस पे ये 50% टैक्स चलेगा? नहीं चलेगा। अब एक और चीज, मल्टीपल वेज मैंने सोचे। क्या सोचे? अब इसमें मैं क्या मल्टीपल वे सोचूं? पहले आप बताएं कि भाई अमीर पे लगा दो 50%, लेकिन जो लोअर क्लास है, जो दूसरी क्लास है, उस पे क्या करो? 2%, 5%, 10% टैक्स लगा। तो ये क्या हुआ? मैंने एक प्रॉब्लम क्या थी मेरी? मुल्क की तरक्की। सोल्यूशन क्या सोचा मैंने? टैक्स कलेक्शन। मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी? मुल्क की तरक्की। सॉल्यूशन मैंने क्या पेश किया? टैक्स कलेक्शन। टैक्स कलेक्शन में मैंने क्या बोला? लगा दो सब पे 50%। लेकिन अब मुझे यहां मल्टीपल रीजनिंग, मल्टीपल पाथ्स ऑफ सॉल्यूशन सोचने पड़ेंगे कि भाई मेरे मुल्क में अमीर भी रहता है, मिडिल क्लास भी रहता है और गरीब भी रहता है। बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन 50% अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन जो डेली वेजेस का मजदूर है वो अफोर्ड नहीं करेगा। तो अब मुझे क्या सोचना पड़ा? प्रॉब्लम कंट्री डेवलपमेंट, स्टेबिलिटी या डेवलपिंग। सॉल्यूशन मैंने क्या सोचा? टैक्स कलेक्शन। मैंने कहा भाई 50% टैक्स लगा दो सब पे, लेकिन सॉल्यूशन तो भाई टैक्स का बहुत अच्छा है और 50% भी बहुत अच्छा है, मेरा मुल्क बहुत जल्दी तरक्की कर जाएगा। लेकिन कैसे करेगा? यहाँ तो हर क्लास का बंदा रहता है, स्टूडेंट भी रहता है। अब स्टूडेंट अलग है, उसकी कोई इनकम नहीं है, तो उसका टैक्स कौन भरेगा? तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं? इस टैक्स कलेक्शन के सोल्यूशन का है ना, कल तक भेजूंगी। सोल्यूशन वन में मल्टीपल सोल्यूशन सोचूंगा। क्या सोचूंगा? मल्टीपल सोल्यूशन की भाई हाई क्लास पे मैं लगा दूं 50%, सही है। मिडिल क्लास पे मैं कहूं कि भाई आप जो है वो 8% टैक्स दे दो। लोअर क्लास को मैं क्या कहूंगा कि भाई आप जो है वो 1% टैक्स दे दो। अब मुझे बताएं कि मेरी जो ये कॉम्प्लेक्स क्वेरी का जो सोल्यूशन है, क्या जो पहले मैं सब पे 50% टैक्स लगा रहा था, क्या वो सही था या ये सही है? ये सही है। भाई टैक्स तो सब देखते हैं, दुख सबको होता है, इस बात का जवाब तो सब दें। ये सही है या 50% सब पे लगा वो सही है? ये सही है। ये वाला सही है। क्यों? क्योंकि एक मसले के मैंने मल्टीपल सोल्यूशन सोचे, पहली चीज। दूसरी चीज, क्यों मल्टीपल सोल्यूशन सोचे? अच्छा, इसमें हुआ क्या? इसमें मैंने टैक्स इंप्लीमेंट करने के बाद, गौर से सुनिएगा, ये आप प्रॉम्प्ट में भी लिखना पड़ेगा। टैक्स इंप्लीमेंट करने के बाद क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे, ये भी सोचना है। क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे। 50% टैक्स में सब पे लगा दूं, फायदा क्या होगा? कंट्री तरक्की करेगी। लेकिन नुकसान क्या होगा? लोअर मिडिल क्लास आदमी फंस जाएगा। तो जब ट्री ऑफ थॉट्स की बारी आती ना, तो मल्टीपल सॉल्यूशन सोचे जाते हैं। क्यों? और मल्टीपल सॉल्यूशंस में भी क्या क्या उनमें फायदे हैं और क्या क्या उनमें नुकसान है, ये भी सोचा जाता है। ठीक है। ट्री ऑफ थॉट्स में क्या होता है? क्या क्या मल्टीपल सॉल्यूशंस दिए जाते हैं और प्रोज एंड कॉन्स या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सोचे जाते हैं। एक सेकंड, जी बिल्कुल बता सकते हो, उस पे हम आएंगे। आप सबने लूडो तो खेला होगा, यस और नो? ठीक है। सपोज करें आपके पास, आपने डाइस रोल किया, आपके पास नंबर आया 4। अब जब 4 नंबर आया ना, आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप अटैकिंग गेम खेलें और सामने वाले का जो पीस है, पीस यानी सामने वाले की जो गोटी है, गोट है, उसको आप अटैकिंग गेम खेलें और उसको रास्ते से हटा दें।
ये 4 नंबर अगर एक आया तो आपका पहला सोल्यूशन है कि आपने सामने वाले को अटैक किया और उसको रास्ते से हटाया। लेकिन वही 4 नंबर से जो आपका विनिंग ट्रैक है ना, जो कलर होता है, जैसे आपकी ग्रीन कोट है वो ग्रीन वाली जो ट्रैक है, 4 नंबर से आप वहां अपनी पीस को, अपने गोट को पार करके जीत सकते हो। अब यहां सॉल्यूशन, प्रॉब्लम क्या है कि आप लूडो खेल रहे हो। सॉल्यूशन आपके पास 2 है कि भाई या तो मैं सामने वाले को अटैक करूं या फिर मैं खुद जीत जाऊं। लेकिन इसमें भी आपने प्रोज एंड कॉन सोचे। यार अगर सामने वाले को अटैक किया, मेरी फिर बारी आएगी। अब लूडो तो सबने खेला है तो सब रिलेट करेंगे, सबको पता है मैं क्या कह रहा हूं। सामने वाले को अटैक किया, फिर चांस मिलेगा। और अगर दूसरे चांस में नंबर खराब आया तो खुद भी फंस जाओगे, लेकिन अगर नंबर अच्छा है तो निकल जाओगे। तो ये आपने क्या किया, आपने सोचा हो, देखा होगा ना यार, ये खेलता कम है सोचता ज्यादा है। तो वो सोच रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ट्री ऑफ थॉट्स कर रहे हैं। चेन ऑफ थॉट्स नहीं, ट्री ऑफ थॉट्स। वो मल्टीपल सॉल्यूशंस देख रहे हैं। तो ट्री ऑफ थॉट्स में क्या होता है, आप मल्टीपल सॉल्यूशन सोचते हो। ये रहा मल्टीपल पॉसिबल पाथ्स, और यहां पे आपने लिख दिया एक और चीज, थिंग्स, प्रोज एंड कॉन्स। जल्दी से ट्री ऑफ थॉट्स अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। मुझे एक लाइन में, एक सेंटेंस में डिफरेंस बताएं चेन ऑफ थॉट्स और ट्री ऑफ थॉट्स में। वो डिफरेंस क्या है, सिंगल और मल्टीपल, नंबर 1। नंबर 2, Pros and cons. नंबर 2, प्रोज एंड कॉन्स। कि भाई अगर पहला सोल्यूशन अप्लाई किया तो क्या फायदे नुकसानात होंगे, और दूसरा सोल्यूशन अगर अप्लाई किया तो क्या फायदे नुकसानात होंगे। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल, अगर हम उस क्रिप्टो एजेंट को लेकर चलें तो वो ये हो सकती है कि आपने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया, मार्केट आजकल बिल्कुल सही नहीं है, सपोज करते हैं, सही है भाई, आपने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया, सही है। अब आपने चेन ऑफ थॉट्स में उसको क्या बोला था, मार्केट फ्लक्चुएशन, रिस्क और करंट मार्केट रेट्स अपने जहन में रखना। भाई आप अगर बिजनेस भी स्टार्ट करते हो या कहीं इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो क्या होता है, आप सिर्फ ये नहीं सोचते कि क्या इन्वेस्ट करूं, कितना इन्वेस्ट करूं। आप या बिजनेस भी स्टार्ट करते हो तो ये नहीं सोचते सिर्फ करूं या नहीं करूं, वो तो आप सोचते हैं, लेकिन आप फिर और कॉम्प्लेक्स सोचते कि यार अगर बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या अगले 6 या 10 महीने तक के सर्वाइवल के पैसे मेरे पास है या नहीं। अब ये जो मैं बातें कर रहा हूं, आप लोग ज़हीन लोग हैं, मार्केट आपको पता है तो आप लोग रिलेट कर रहे होंगे, सही है। क्रिप्टो में अगर इन्वेस्ट किया और अगर पैसे डबल हो गए तो ये तो फायदा है, जाहिर सी बात है। तो आपने क्या सोचा, प्रो, क्या सोचा आपने, प्रोज या एडवांटेजेस। कौन सा आप क्या सोच सकते हैं कि अगर मैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करूं, पहले आपने क्रिप्टो में क्या सोचा था, मार्केट ट्रेंड देखूंगा, फ्लक्चुएशन देखूंगा, ये आपने चेन ऑफ थॉट की। अच्छा ये ट्री ऑफ थॉट जो है ना, चेन ऑफ थॉट के ऊपर ही बना है, तो इसलिए इनमें सिमिलैरिटीज हैं। आपको अगर क्रिप्टो में, गोल्ड में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है ना, तो आप क्या क्या सोचते हो, मेरे पास कैपिटल है कि नहीं, मार्केट आज क्या है कि नहीं, आने वाले टाइम में क्या होगी क्या नहीं होगी। लेकिन फिर आप एक और भी चीज सोचते हो, भाई इन्वेस्टमेंट के बाद क्या होता है, या तो फायदा होता है या नुकसान। अगर फायदा हुआ तो मेरे पास क्या क्या एडवांटेजेस है, मैं गाड़ी खरीद लूंगा, मैं अच्छे घर में चला जाऊंगा, या एटलीस्ट और मजीद इन्वेस्ट कर लूंगा, उन्हीं पैसों की रोलिंग करूंगा। लेकिन फिर आप एक डिसएडवांटेज भी सोचते हो कि यार इन्वेस्टमेंट के बाद अगर पैसा डूब गया, फायदा नहीं हुआ, फिर क्या होगा। ये क्या किया आपने, चेन ऑफ थॉट्स के बाद आपने क्या किया, ट्री ऑफ थॉट्स, कि आपने मल्टीपल सॉल्यूशंस भी देखे कि इन्वेस्टमेंट के बाद 2 नतीजे होते हैं, या फायदा या नुकसान। फायदा हुआ तो क्या होगा, नुकसान होगा तो क्या होगा। एक अगर आपका मेडिकल एजेंट है, सही है, डॉक्टर एजेंट है, खुदा ना खास्ता अगर किसी को डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की बीमारी है,
याद कर ले। तो भाई ब्लड प्रेशर अगर किसी 35 साल के बंदे को है ना, तो उसमें डॉक्टर को ट्री ऑफ थॉट्स करना पड़ेगा कि यार अगर इसको मैंने कोई दवाई सजेस्ट की, मेडिसिन सजेस्ट की, तो क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे। लेकिन अगर वही डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की बीमारी अगर किसी 70 साल के बंदे को है, तो फिर सोचने के तरीके डॉक्टर के क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। कि भाई वो 70 साल का बंदा है, 70 इयर्स ओल्ड मैन, हो सकता है उसको कुछ और भी बीमारी हो। ऐसा ना हो कि मैं इसको ब्लड प्रेशर की कोई दवाई दूं तो उसके जो है वो माइग्रेन पे कोई फर्क पड़ जाए, लिवर पे कोई। तो ये सारी चीजें हम डेली लाइफ में भी देखते हैं, और यही एग्जांपल है जो हमारे एजेंट में भी चलेगी। तो इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कि भाई ब्लड प्रेशर की दवाई सजेस्ट करनी है, लेकिन एक 35 साल के बंदे को सजेस्ट करनी है, और वो बंदा भी अगर है तो वो कितना हेक्टिक काम करता है, उसकी क्या फील्ड है, और फिर 70 साल का है तो क्या फील्ड है। तो ये होते चेन ऑफ थॉट्स और ट्री ऑफ थॉट्स। दोनों में सिमिलरिटीज क्या है? चेन ऑफ थॉट्स, ट्री ऑफ, सारे जवाब दें। चेन ऑफ थॉट्स, ट्री ऑफ थॉट्स में मिलती जुलती क्या चीज है? स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग। कॉम्प्लेक्स क्वेरीज के लिए स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग, ताकि हमारा क्या हो, जहां पर भी कोई मसला हो हम फौरन वहीं से एलएलएम को पकड़ लें। यहां आपने गलती की है कि भाई 35 साल के बंदे को तो सही दवाई सजेस्ट की, लेकिन 70 साल के बंदे को आपने गलत दवाई दे दी। हो सकता है कहीं और उसको साइड इफेक्ट हो जाए। सही है, तो ये चीज है। ट्री ऑफ थॉट्स में क्या होगा? लूडो की गेम की तरह आप मल्टीपल पॉसिबल वेज को सोचेंगे कि भाई जहां मल्टीपल पाथ्स हो, सही है, और ये सारी चीजें क्रिप्टो हो, फाइनेंस हो, स्टॉक एक्सचेंज हो, कोई इंग्लिश लिटरेचर हो कि भाई एक एजेंट है जो इंग्लिश लिटरेचर का बहुत अच्छा जवाब दे रहा है, लेकिन उर्दू लिटरेचर में वो गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, तो ये होते हैं चेन ऑफ थॉट्स एंड ट्री ऑफ थॉट। 10 मिनट का ब्रेक करें, 10 मिनट बाद हम दोबारा शुरू करें। भी हमने जो है वो जाके देख ली, और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के एजेंटिक एप्लीकेशन में हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, और जो है वो नॉर्मल एज अ यूज़र अगर हम जीपीटी, ग्रॉक, जेमिनाई पे जा रहे हैं तो हम उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब आप लोग कह रहे थे कि भाई चेन ऑफ थॉट्स का तो फ्रॉम बताया, ट्री ऑफ थॉट्स का भी बताएं, तो मैं, अच्छा, आपने चेन ऑफ थॉट्स में क्या बताया उसको कि भाई स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग करो और ये चीजें लाके। ट्री ऑफ थॉट्स में आप एलएलएम से परफॉर्म किस तरह करवाएंगे? ट्री ऑफ थॉट्स समझ आ गया, वेरी नाइस, सुन लिया, मैंने बोल दिया, पढ़ लिया, लेकिन अब बारी आती है कि एलएलएम से या अपने एजेंट से किस तरह परफॉर्म करवाएं ट्री ऑफ थॉट्स। अब चेन ऑफ थॉट्स का प्रॉम्प्ट देंगे। अब थोड़े ये ज़हीन लोग हैं आप लोग, सिर्फ कहने की हद तक, थोड़ी हकीकत में भी तो है ही ना। चेन ऑफ थॉट्स में मैं इस तरह बता रहा हूं इसको, लेकिन अब आपको क्या लगता है? 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड सोचें फिर जवाब दें कि ट्री ऑफ थॉट्स में एलएलएम से किस तरह परफॉर्म करूं। अब वो एलएलएम चाहे मैं खुद एज ए यूजर उनकी जीयूआई पे जाऊं, या मेरे एलएलएम बन के एपीआई अपने एजेंट से कनेक्ट करवाऊं। ट्री ऑफ थॉट्स में कैसे इंप्लीमेंट कर सकता हूं? जी बताएं सर। मल्टीपल वेज और ऑप्शंस, ठीक है, तो मैं क्या प्रॉम्प्ट पे लिखूं उसको? ये कह रहे हैं आप, यही कह रहे हैं, आप भी यही कह रहे हैं, सही है। और अगर मुझे ट्री ऑफ थॉट्स इंप्लीमेंट करवाने एलएलएम से, होता क्या है, कब यूज होगा, क्या यूज है, सब समझ आ गया, लेकिन इंप्लीमेंट कैसे करवाऊं एलएलएम से, अब ये कौन बताएगा? जी प्लीज। ठीक है, फिर आप बताएं, लेकिन बेस्ट आंसर निकालना भी तो, बताना भी तो पड़ेगा ना। ठीक है, जबरदस्त, नाइस। तो अभी जो आप लोग कह रहे थे ना कि भाई ट्री ऑफ थॉट्स भी जो है वो उसका प्रॉम्प्ट किस तरह का होगा, तो ट्री ऑफ थॉट्स का भी प्रॉम्प्ट कुछ इस तरह होगा कि आपको एक्सप्लिसिटली एलएलएम से बात करनी पड़ेगी। सही है, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं या आपको कहूं कि यार अगर आप अभी आप घर जाओ ना,
तो सदर से मत जाना, बहुत ट्रैफिक है या रोड बंद है, तो कोई दूसरा तरीका सोच लो अपने घर जाने का। तो आपने तरीका निकाल लिया हम शारे फैसल से चले जाएंगे, आपने तरीका निकाल लिया कि भाई हम पीआईडीसी से होते हुए चले जाएंगे, या आपने क्या किया, ट्री ऑफ थॉट्स है कि मैंने आपको एक्सप्लिसिटली कहा कि ट्री ऑफ थॉट्स करना है, तो एलएलएम को भी आपको एक्सप्लिसिटली बोलना पड़ेगा कि भैया मेरे पास एक मसला है, जैसे एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने का या टैक्स कलेक्शन का या जो भी है, मुझे इसके 3 पॉसिबल वेज निकाल के दो। कितने पॉसिबल वेज? अब वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, वो मेरी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। और सबके प्रोज एंड कॉन्स भी सोचना और जो सबसे बेस्ट है वो इम्प्लीमेंट करना। इसकी एग्जांपल पता है आपको कहाँ अच्छी मिलेगी? जब आप क्लाउड यूज करते हैं ना, मैं इसको बड़ा एक्सटेंसिवली मैं क्लाउड का फैन हूँ, क्लाउड का और ग्रॉक का, मैं इसका बहुत बड़ा फैन हूँ। जब आप इससे कोई भी मसले का हल पूछते हैं ना, तो ये मसले के 3-4 हल खुद ही बता देता है अगर आपने यूज किया तो। और उसमें ये ब्रैकेट में लिख के भी देता है रिकमेंडेड। अब मैं यहाँ पे कोई ये क्लेम नहीं कर रहा कि वो पीछे ट्री ऑफ थॉट्स ही कर रहा होगा, बट दिखने से तो जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो यही नतीजा है कि भाई ये ट्री ऑफ थॉट्स इसी तरह जो है यहाँ पे परफॉर्म होगा। सही है? तो आप एलएलएम को एक्सप्लिसिटली बोल सकते हो कि भाई मुझे एक मसले के 3 तरीके चाहिए या 4 तरीके चाहिए या 5 तरीके चाहिए, सबके प्रोज एंड कॉन्स निकालिए। आपने देखा भी होगा अक्सर, या आप कोई आर्टिकल पढ़ेंगे, जब एग्जाम की तलवार आपके सर पे हम लटकाएंगे तो आप देखेंगे ट्री ऑफ थॉट्स में 2 बातें होंगी। वो क्या? कि ट्री ऑफ थॉट्स और एमसीक्यूज। हाँ, एमसीक्यूज में ये जो मैं कह रहा हूं ना कि थिंक स्टेप बाय स्टेप, तो आपको है ना, जब आप एमसीक्यूज पढ़ रहे हो तो अपना जहन खुला रखना कि कहीं भी आपको दिखे ना थिंक स्टेप बाय स्टेप, तो मतलब चेन ऑफ थॉट्स की बात हो रही है या कोई भी सिमिलर फेस। सही है? या प्रोज एंड कॉन्स की बात हो रही है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की बात हो रही है, या थिंक मल्टीपल पॉसिबल वेज, इस तरह के कोई भी फ्रेज आपको दिख रहा है ना, एक तो ऑफ कोर्स आपको प्रॉम्प्ट लिखते हुए भी ये लिखना है कि भाई थिंक मल्टीपल वेज और 4 मसले, 4 तरीके दो, 5 तरीके दो। ये एमसीक्यूज में भी एक्सप्लिसिटली होगा, आंखें खुली रखिएगा। ठीक है? तो बस ये था। अच्छा, ट्री ऑफ थॉट्स में आप जब आप पढ़ेंगे ना, तो एमसीक्यूज में और आर्टिकल्स में, रेपोजिटरी में ये भी मिल सकता है कि ट्री। अच्छा, ट्री का क्या मतलब होता है? दरख्त। जो दरख्त में क्या चीज होती है? एक मेन जड़ और ब्रांचेस। वो जो जड़ है ना, वो आपकी प्रॉब्लम है कि भाई आपने बोला टैक्स कलेक्शन, एयर पोल्यूशन, वो मल्टीपल सॉल्यूशंस जो सोचे हुए हैं। सही है? तो ये सीन है, ये इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद बिल्कुल एक बेसिक, 2-3 बेसिक चीजें। सेल्फ कंसिस्टेंसी। सेल्फ कंसिस्टेंसी क्या होता है, किसी को पता है? टूटे फूटे लफ्जों में भी चलेगा। कोई हैंड रेस करके बताए जी। नहीं आता? कोई बात नहीं। क्या? मुस्तकिल मिजाजी। जबरदस्त, बहुत अच्छा, और काफी जो है वो आपने नियर टू एक्यूरेट बताया जी। एक ही सवाल डिफरेंट तरीके से एलएलएम से पूछना और सेम आंसर चेक करना। सही है जी, प्लीज। एक ही प्रॉब्लम का अलग अलग तरीके से सोल्यूशन निकालना। ठीक है? और कोई है सेल्फ कंसिस्टेंसी टूटे फूटे अल्फाजों में भी कोई बताए तो? ओके, चलो। सेल्फ कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि जब आपको किसी भी चीज की श्योरिटी चाहिए, क्या चाहिए हो? किसी भी चीज की श्योरिटी चाहिए, यानी कंफर्मेशन चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा क्या कहलाएगा? सेल्फ कंसिस्टेंसी। सेल्फ कंसिस्टेंसी क्या होता है भाई? जब हमें किसी भी चीज की व्हाट इज सेल्फ कंसिस्टेंसी? क्या होता है ये? नीड कंफर्मेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, या हाँ प्रॉब्लम कह लें या कोई भी सिनेरियो कह लें, एक ही बात है। नीड कंफर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर
थिंग। ठीक हो गया। अब सपोज करें कि आपका एक फ्रेंड सर्कल है। अब आपका एक फ्रेंड सर्कल है, उन 4-5 दोस्तों का कोई भी एक प्रोग्राम बन रहा है, या सुबह क्रिकेट खेलने जाने का या डिनर पे जाने का। आप हर फ्रेंड सर्कल में आप बार बार पूछते हैं कि भाई पक्का है ना, खाना खाने जाना है, जो प्रोग्राम बना है फार्म हाउस जाना है पिकनिक का या सुबह क्रिकेट खेलने जाने का, वो प्रोग्राम पक्का है ना। आप ये क्या करते, सवाल बार बार पूछते। क्या करते, बार बार पूछते। क्यों? क्योंकि आपको एक चीज की कंफर्मेशन चाहिए होती है, श्योरिटी चाहिए होती है। जैसे आप बार बार पूछते हैं कि एग्जाम कहां से आएगा, तो मैं एक ही सवाल को आपको बार बार बता रहा हूं। आपने मुझसे पूछा, आपने अमीन भाई से पूछा, आपने एक और सर टीचर से पूछा, तो आपको क्या है, श्योरिटी चाहिए कि भाई सब सेम ही जवाब दे रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं कह रहा हूं गिटहब रेपोजिटरी से एग्जाम आएगा और सर अमीन कह रहे हैं कि नहीं गिटहब रेपोजिटरी से बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब जब 2-3 लोगों ने आपको सेम जवाब दिया ना, तो इसका मतलब अब आपको क्या है, एक चीज की कंफर्मेशन है, श्योरिटी। जैसे हम फ्रेंड सर्कल में पूछते हैं कि भाई आज डिनर पे जाने का प्रोग्राम फाइनल है ना, पक्का डिनर पे जो है वो आज जाना है ना। क्योंकि हर एक फ्रेंड सर्कल में ऐसा दोस्त होता है जो अपना माइंड लास्ट मोमेंट पे चेंज कर देता है। कराची की जबान में कहे तो टोपी करा देता है। तो आप उस फ्रेंड से क्या करेंगे, बार बार कंफर्मेशन लेंगे कि भाई आज डिनर पे जाना है या आज क्रिकेट खेलने जाना है। आपको अगर उससे श्योरिटी मिल जाए ना, तो वो क्या है, सेल्फ कंसिस्टेंसी। किसी भी चीज की कंफर्मेशन लेना कि भाई आपको बार बार सेम जवाब आ रहा है ना। भाई आपने मुझसे पूछा एग्जाम कहां से आएगा, या उस दोस्त से पूछा आज खाना खाने जाना है, वो कभी हाँ बोल रहा है, कभी ना बोल रहा है, फिर कभी हाँ बोल रहा है, फिर कभी ना बोल रहा है। इसका मतलब सेल्फ कंसिस्टेंसी नहीं है। आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं कभी कह रहा हूं हाँ गिटहब से आएगा, नहीं आएगा, पता नहीं कब होगा। श्योरिटी नहीं है आपको, मैं कोई श्योरिटी ट्रांसफर नहीं कर पा रहा आप पे। तो भाई किसी भी चीज की कंफर्मेशन लेना जो है वो क्या कहलाता है, सेल्फ कंसिस्टेंसी। अब एजेंटिक या रियल वर्ल्ड में इसकी क्या प्रॉब्लम है। सपोज करें जैसे आजकल का मौसम चल रहा है, आपको सर दर्द है, सही है। अब सर दर्द क्या होता है, यूजुअली थोड़ी सी देर के लिए होता है, फिर ठीक हो जाता है। लेकिन आपने क्या किया, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, सर दर्द ठीक ही नहीं हो रहा। इतने सारे होम फिक्सेस कर लिए आपने। होम फिक्सेस यानी घरेलू इलाज। ये जो आपने, अब आपने क्या, डॉक्टर से कंसल्ट। आपको क्या था कि भाई ठीक ही नहीं हो रहा। अब आपने एक डॉक्टर से कंसल्ट किया, डॉक्टर ने आपको क्या कहा कि भाई ये सर दर्द मामूली सर दर्द नहीं है, ये माइग्रेन है। ठीक है, ये क्या है, माइग्रेन है। अब आप परेशान हो गए, आप समझ रहे थे भाई हल्की फुल्की बीमारी है, डॉक्टर तो कुछ और ही बोल रहा है। अब इस तरह के जब भी कोई लाइफ में सिनेरियो होता है ना, फौरन से एक डॉक्टर की नहीं मानते। या आपकी अच्छी बड़ी भली बाइक चल रही थी, गाड़ी चल रही थी, अचानक से बंद हो गई। आप एक मैकेनिक के पास ले गए, मैकेनिक ने बोला इसका इंजन फारिग है। आपने बोला क्या हो गया भाई, ऐसे कैसे चलते चलते इंजन फारिग हो गया। इसमें क्या है, आपको सेल्फ कंसिस्टेंसी नहीं है, क्योंकि आप कंफ्यूजन है। अब आपने मल्टीपल डॉक्टर से कंसल्ट किया कि भाई मेरे सर में दर्द है। अब जब 2-3 डॉक्टर्स ने आपको कह दिया ना कि भाई सर में जो दर्द है वो माइग्रेन की वजह से हो रहा है, अब जब 3 लोग एक बात कहेंगे ना, तो फिर उसके गलत होने के चांस बहुत कम है। फिर आपको श्योरिटी आएगी, नहीं यार, जब 3 अलग अलग डॉक्टर्स कह रहे हैं ना कि माइग्रेन है, तो फिर माइग्रेन ही होगा। एक मैकेनिक को आपने अपनी गाड़ी दिखाई, उसने कहा इंजन फारिग है, आपने यकीन नहीं किया, आपने बोला क्या बोल रहे भाई, चलते चलते अच्छी तो चल रही थी गाड़ी। आपने अलग अलग मैकेनिक से कंसल्ट किया, इंस्पेक्शन करवाई अपनी गाड़ी की। अब जब हर मैकेनिक ने, हर इंस्पेक्शन रिपोर्ट ने आपके इंजन में मसला निकाला ना, इट मींस अब वाकई में मसला आपके इंजन में है। तो ये है सेल्फ कंसिस्टेंसी।
कि जब आपको श्योरिटी चाहिए हो कि भाई वाकई में जो ये डिसीजन आया है, वाकई में एलएलएम की तरफ से जो ये डिसीजन आया है, जैसे मैकेनिक ने अलग अलग मैकेनिक ने बोला ना खराब है, अलग अलग डॉक्टर ने बोला ना नहीं माइग्रेन है, तो भाई फिर वाकई में माइग्रेन है। तो आप एलएलएम से आपने ये किया भी होगा, आपका कोड नहीं चल रहा, आपने जीपीटी से पूछा, समझ में नहीं आया, आप क्लॉड के पास गए, नहीं समझ में आया, ग्रॉक के पास गए। जब कहीं भी नहीं चल रहा ना कोड, इसका मतलब मसला आपके साथ है, आपने कुछ गलत किया। जो पुराना कोड चलता कोई सही करके ही नहीं दे रहा, फिर आप अपना कोड देखते हैं, या आपने किया होगा ना कि भाई जीपीटी से नहीं हल हो रहा, किसी से मसला हल नहीं हो रहा, कहाँ फंस गया हूं मैं। तो ये किस चीज की मिसाल है, किस चीज की मिसाल है, सेल्फ कंसिस्टेंसी की। और इसकी एग्जांपल क्या है भाई, सपोज डॉक्टर, कार इंजन, सही है। और तीसरी एग्जांपल इसकी क्या हो सकती है, कोई भी क्रिप्टो, जैसे हम कब से डिस्कस कर रहे हैं, मेडिकल की तो हमने कर ली, डॉक्टर, हेडेक, कंसल्टेशन, कार इंजन, सही है। और तीसरी एग्जांपल क्रिप्टो। भाई एक क्रिप्टो एक्सपर्ट से आपने पूछा, उसने बोला लगा दो मार्केट में पैसे। अब यार मल्टीपल लोगों से आप कंसल्ट करते हो ना, भाई इस एरिया में घर खरीदूं, पानी का प्रॉब्लम तो नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम तो नहीं है, मोबाइल स्नैचिंग का प्रॉब्लम तो नहीं है, आपने मल्टीपल लोगों से पूछा, इंक्वायरी की, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल आ सकती है, सही है। तो यहाँ पे आपको सेल्फ कंसिस्टेंसी इस तरह देखने को मिलेगी कि एक प्रॉब्लम का हल आप बार बार जो है वो एलएलएम से पूछ रहे हो, सिंपल। एक लाइन में अगर सेल्फ कंसिस्टेंसी आपको डिफाइन करनी है तो क्या होगा कि भाई किसी भी चीज की कंफर्मेशन चाहिए हो 2-3 दफा, तो भाई क्या करो, सेल्फ कंसिस्टेंसी। जैसे हमारे यहाँ अक्सर होता है, रात को 11 बज गए, सबने डिसाइड कर लिया कि भाई अगले दिन 30 बार हो रहा है, अचानक से मौलवी साहब को चांद दिख गया। अब आप सब परेशान बैठे कि भाई सुबह नमाज पढ़नी है, शीर खुरमा खाना है या सहरी करनी है। अब आप क्या करोगे, मल्टीपल जगहों पे मैसेज करोगे, व्हाट्सएप देखोगे, न्यूज़ चैनल देखोगे, सही है। तो ये क्या है, सेल्फ कंसिस्टेंसी है। तो ये सेल्फ कंसिस्टेंसी होता है कि जब किसी चीज़ की कंफर्मेशन बार बार चाहिए हो। बराबर बात से डिस्कस करें कि भाई यहाँ पे जो एग्जांपल लिखी हुई है, इफ अ स्टोर ऑफर्स 20% डिस्काउंट ऑन अ $50 आइटम, व्हाट इज द फाइनल प्राइस। तो यहाँ पे उसके मल्टीपल जो है वो चीजें लिखी हुई है, क्या भाई अलग अलग तरीके से सवाल पूछ लो या श्योरिटी ले लो कि सेम आंसर आ रहा है कि नहीं, सही है। यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है, टू फाइंड द फाइनल प्राइस कैलकुलेट द डिस्काउंट, और जो भी है ये आप पढ़ लीजिएगा, सही है। तो यहाँ पे ये चीज आपको काम में आएगी कि अगर आपको एक प्राइस का एक प्रोडक्ट का फाइनल प्राइस निकालना है आफ्टर द डिस्काउंट, तो आप मल्टीपल वेज में जो है वो उससे पूछ लो। सारी बातें बंद, सारा फोकस यहाँ। अच्छा जी, सेल्फ कंसिस्टेंसी हो गया। एक हमारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट है रिएक्ट। रिएक्ट दस सेकंड में ही जो मैंने हाईलाइट किया इसको पढ़े आराम से। प्रॉम्प्टिंग स्ट्रेटेजी दैट इंटरलीव रीजनिंग स्टेप। रीजनिंग मतलब वही जो थिंकिंग, जो हम इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं। थॉट्स वही यानी जो सोच रहा है, विद द एक्शन। कोई चीज जहन में आ रही, टूल कॉलिंग, एपीआई कॉलिंग, ठीक है। ये आपने कैसे बताया एक्शन, ये तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है ना, सही है, नाइस कि आपने बताया, लेकिन कैसे आपने कह दिया एपीआई कॉलिंग कब होगी, कौन करेगा, किस सूरत में होगी, क्या ऐसी आफत आ जाएगी कि एपीआई कॉल करनी पड़ेगी।
एक एक करके बोलो, एक एक करके बोलो जी। सही है, सही है। और ठीक है, अब रिएक्ट का यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है? रिएक्ट ये वो रिएक्ट नहीं है जो हमने पहले पढ़ा था Q2 में, दूसरा रिएक्ट है। व्हाट इज रिएक्ट? इसकी स्पेलिंग क्या है? REACT, ठीक है। RE का जो मतलब है वो है रीजनिंग, या दूसरे लफ्जों में थॉट्स। एक्ट का क्या मतलब है? एक्शन। रीजनिंग और एक्शन। अब क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि Q3 में जब हम एजेंट्स एसडी के पढ़ रहे थे तो हमने बहुत एक्सटेंसिवली इस चीज को किया है, क्या आप राजी होंगे या मना कर दें? यस सर। सोच के बताएं। यस सर। Q3 में अगर हमने रीजनिंग एजेंट्स बनाए हैं, सिंपल से बनाए, वो प्रोडक्शन ग्रेड का नहीं, नॉन पीटीए से सस्ते वाले, तो बनाए तो हैं, क्या आप इत्तेफाक रखेंगे कि इख्तिलाफ करेंगे? कैसे? सर ऑर्केस्ट्रेटर। बिल्कुल। रिएक्ट का मतलब होता है कि जब भी एलएलएम के पास एक क्वेरी जाती है तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल सबसे पहले सोचता है और सोचने के बाद उसमें वो क्या करेगा? एक्शन लेगा। जैसे हम नॉर्मल डेली लाइफ में हमने बहुत सोचा हुआ है कि भाई हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे, हम एजेंटिक डेवलपर बनेंगे, हम क्लाउड कंप्यूटिंग एक्सपर्ट बनेंगे, जो भी बनेंगे। लेकिन सिर्फ सोचना काफी नहीं है, सोचो और उस पे अमल करो। ये है सिंपल रीजनिंग कि भाई जो सोच रहे हो सिर्फ सोचो मत, उस पे जो है वो अमल भी करो। ये सिंपल रीजनिंग है। अब ये सोचना है और साथ में एक्शन भी लेना है, यानी सोचो और अमल भी करो। अब ये एलएलएम में कहां से बारी आई? मैंने एलएलएम को एक क्वेरी दी या अपने एजेंट को एक प्रॉम्प्ट दिया कि भाई मुझे आखिरी 10 दिन में जो ईमेल आए हैं ना, गौर से सुनिएगा, मुझे आखिरी 10 दिन में या एक हफ्ते में या 2 दिन में जो ईमेल आए हैं ना, वो लाकर दे दो। अब मुझे एक बात बताएं, अब ईमेल क्या है? क्या मेरे ईमेल का जो जीमेल का जो मेरा डाटा है वो एलएलएम के डाटा सेट में होगा? क्यों नहीं होगा? एक्सटर्नल इन्फो है। दोबारा सुने, आपने इतना कॉन्फिडेंस जवाब नहीं दिया। एक सेकेंड, सवाल क्या था मेरा? मैंने एलएलएम को एक प्रॉम्प्ट दिया कि मेरे जीमेल अकाउंट में जो पिछले एक हफ्ते में ईमेल आए हैं वो लाकर दे दो। क्या इसका डाटा एलएलएम के पास होगा या नहीं होगा? नहीं, क्यों? पर्सनल है। क्योंकि ये मेरा पर्सनलाइज्ड डाटा है। मैंने अगर एलएलएम से पूछा कि भाई मुझे, जैसे सर जिया जेमिनी CLI की बात करके गए कि भाई मुझे जो है वो मेरे C ड्राइव में इस नाम के फोल्डर में वो वाली फाइल पड़ी है, उसका डाटा ला के दो। अब एलएलएम क्या करेगा? नहीं लाएगा, नहीं लाएगा। शायद मेरा एक फाइल सर्च का जो टूल है जो हमने पढ़ा था एजेंट्स SDK में, होस्टेड टूल्स, शायद उसको कॉल करेगा। सही है। अब आप लोगों के पास क्योंकि टेक्निकल नोहाव है ना, तो जो सामने स्क्रीन पे एलएलएम परफॉर्म कर रहा है या जो भी आगे से आप नॉर्मल यूजर की तरह भी कुछ यूज कर रहे हैं, तो अब ये सोचें कि बिहाइंड द सीन्स हो भी क्या रहा होगा। जैसे AWS इस हफ्ते डाउन हो गया, किसी को पता है AWS क्या और क्यों डाउन हुआ था? नहीं पता। AWS नहीं पता आप लोगों को क्या होगा? क्लाउड सर्विस है, वो डाउन हो गई थी, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार अगर AWS डाउन हुआ तो ऐसा क्या हुआ कि आधी दुनिया की वेबसाइट्स बंद हो गई, क्योंकि वो सब AWS का एक कंप्यूटर यूज कर रहे थे। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं अपना लैपटॉप यहाँ बंद कर दूं, आप सब इस स्क्रीन में देख रहे हैं, ये स्क्रीन मेन किससे कनेक्ट है? मेरे लैपटॉप से। यानी मेरा लैपटॉप प्रोवाइडर है, AWS है।
और ये वो चीजें जो आपके मतलब की है। अगर ये लैपटॉप सेट कनेक्टिविटी टूट गया है तो इसका क्या मकसद, तो ये आपको पता होना चाहिए। सही है, मैं आपसे कह रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, इतनी दूर तक मेरी आवाज़ कैसे आ रही है आपको पता है यार, माइक के जरिए, स्पीकर के जरिए आ रही है। तो वेब डेवलपमेंट में या एआई में भी आप जो भी आप यूज़ करें, सोचा करें कि भाई इंस्टाग्राम बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, उसके सारा डाटा कहाँ स्टोर होता है, डेटाबेस में। स्टोर कहाँ होता है, डेटाबेस में। वो डीबी भी आपका क्लाउड का हो सकता है, वो एक अलग बात है, वो आपने बिल्कुल सही कहा। कैसे विद इन मिली सेकेंड्स इंस्टाग्राम कह सकता है कि बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स वो सर्च करता है और कहते हैं कि भाई अली नाम का यूजर नेम अवेलेबल ही नहीं है। तो ये सारी चीजें, खैर एलएलएम को मैंने एक ऐसी क्वेरी दी जिसमें एलएलएम के पास मेरी क्वेरी गई, जैसे जीमेल के मुझे ईमेल ला के दो। सेकंड, अब जब क्वेरी मेरी गई, एलएलएम इस नतीजे के ऊपर पहुंचा कि भाई ये वो क्वेरी है जिसका जवाब देना मेरे बस की बात नहीं है। इसका एलएलएम कैसे पहुंच गया, एलएलएम ने क्या किया, पहले रीजनिंग की, सोचा, एनालाइज किया कि भाई ये क्वेरी मेरे बस की बात नहीं है, खत्म। अब या तो एलएलएम आपको सॉरी बोल दे या आपको जवाब ला के दे। अब वो सॉरी तो कहेगा नहीं, इतना स्मार्ट तो वो है, या हम एजेंट्स बना रहे हैं तो हम अपने कस्टमर को ये तो कहेंगे नहीं सॉरी। खैर, मैंने एलएलएम को क्वेरी भेजी, मेरी क्वेरी एनालाइज हुई कि भाई मुझसे जीमेल का रिकॉर्ड मंगाया जा रहा है, मुझसे मेरे ऑर्गेनाइजेशन के डेटाबेस का रिकॉर्ड मंगाया जा रहा है, मुझसे कोई भी वेदर पूछा जा रहा है, ये मेरे डाटा सेट में नहीं है। अच्छा, डाटा सेट में क्यों नहीं है, क्योंकि आज जो तारीख है उससे तकरीबन 6-8 महीने पहले तक का डाटा एलएलएम के पास होता है, एलएलएम अप टू डेट नहीं होता। आज अगर अक्टूबर है तो मोस्ट प्रोबेबली फरवरी मार्च तक हमारा एलएलएम ट्रेन होता है। खैर, ये हमने क्वार्टर 3 में डिस्कस किया। तो एलएलएम के पास जब मेरी कोई क्वेरी जाती है ना, तो वो क्या करेगा, रीजनिंग करेगा, सोचेगा, एनालाइज करेगा कि भाई क्या इस क्वेरी के जवाब देने का मेरे बस में है कि नहीं। अब जब एलएलएम ने ये एनालाइज किया, अब वो क्या करेगा, टूल कॉल करेगा। क्या करेगा, एक्शन का मतलब है सोचो और अमल करो। अब अमल से मीन्स ये वो क्या अमल करेगा, या तो एक्शन के नाम पे वो कोई टूल कॉल कर ले, वो कॉल करेगा कोई भी एक्सटर्नल टूल, या वो आपका डेटाबेस हो, रैग हो, कोई भी हो, पीडीएफ हो आपकी, जो भी हो, सही है। एक्शन उसने ये लिया। रीजनिंग क्या करेगा, एनालाइज द क्वेरी या प्रॉम्प्ट, एनालाइज द यूजर क्वेरी या प्रॉम्प्ट। तो उसने वो इस चीज को एनालाइज कर लिया। तो एलएलएम के पास कोई भी क्वेरी जाएगी, वो उस क्वेरी को एनालाइज करेगा, जवाब दे सकता है तो दे देगा। अगर उसने कोई मेरी एपीआई कॉल की, कोई भी एक्सटर्नल टूल किया, तो इट मींस उसने क्या किया, उसने क्या किया, रिएक्ट परफॉर्म किया। क्या किया, रिएक्ट परफॉर्म किया। ठीक है, जल्दी से रिएक्ट डिस्कस करें। ये होता है आपके पास रीजनिंग, रिएक्ट और सेल्फ कंसिस्टेंसी, चेन ऑफ थॉट्स, ट्री ऑफ थॉट्स। फिर इसके बाद आपके पास कुछ प्रॉम्प्ट लिखने के कुछ बेस्ट प्रैक्टिस इफेक्टिव वेज हैं, जिसको आप यूज करो। हम क्वार्टर 3 से इस चीज को डिस्कस करें। सारी बातें बन, सारा फोकस जो है वो स्क्रीन पे, सही है। मैं आपसे कहूं कि आपका कॉन्टेक्स्ट एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का एग्जाम होगा, ठीक है। क्या ये इंफॉर्मेशन इनफ है आपके लिए? कैसे? कह तो दिया एग्जाम होगा, तैयारी करो, जाएं। डेट, टाइम, वेन्यू, ऑन साइट, ऑनलाइन, कहां से सिलेबस, जो भी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई, या मैं आपको कहूं कि एक ईमेल लिखो, तो क्या ये इंफॉर्मेशन काफी है? नहीं। क्यों? किसको ईमेल लिखो, जाए लिखे। किसको लिखनी है? ईमेल जब लिखना होता है तो क्या सब्जेक्ट होगा, क्या बॉडी होगी, क्या सीसी होगा, क्या कोई फाइल अटैचमेंट होगी, ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। मैं आपसे कहूँ, या आपसे कोई आपका जो भी कंपनी जैसे होती है कहे, कुछ भी आपको कहीं घूमने जाना हो या कुछ खाना बनाना हो, तो आपने कुछ भी कह दिया कि आज कुछ खाने का दिल कर रहा है। आप कोई भी होटल में गए, आपने वेटर से कहा खाना ले आओ, काफ़ी है ये इन्फॉर्मेशन? नहीं, आपको स्पेसिफिक होके बताना पड़ता है
कि भाई क्या चाहिए, कितना चाहिए और किस तरह चाहिए, क्या चाहिए, कितना चाहिए और किस तरह चाहिए। अब अगर मैं डीप सीक पे आऊं, थिंकिंग मोड इसका ऑन है, यानी एलएलएम क्या सोच रहा है मैं देख सकता हूं। मैंने इसको लिखा राइट एन ईमेल, क्वेरी मैंने कर दी अपनी फायर। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये कोई ईमेल लिख के देता है। अब ये सोच रहा है, मैंने जो आपसे क्या बात कही थी अभी 1 घंटा पहले कि भाई एलएलएम क्या सोचता है, ये आप यहाँ पे आके देख सकते हो। ये ग्रॉक में भी है और ये जीपीटी में भी आई थिंक है। सही है, मैं ज़्यादातर यही 2 चीज़ें यूज़ करता हूँ, तो मैं इसका बेहतर बता सकता हूँ। मैंने लिखा, क्या प्रॉम्प्ट लिखा भैया, राइट एन ईमेल। और ईमेल लिखने के बाद अब देखते हैं कि एलएलएम को क्या क्या मुश्किल हुई या क्या आसानियां हुई। द यूजर रिक्वेस्ट वॉज वेरी ब्रीफ, जस्ट राइट एन ईमेल, दिस इज टू वेग एंड दिस इज टू वेग टू एक्ट ऑन डायरेक्टली, आई नीड I need to clarify the purpose and the context to provide a useful response। यानी जो आपने अभी सवाल उठाया ना कि ईमेल लिखना है तो किसको लिखना है, क्या लिखना है, क्यों लिखना है, एलएलएम भी यही पूछ रहा है। लेकिन अगर मैं एलएलएम से ये लिखूं कि राइट एन ईमेल टू माय मैनेजर रिक्वेस्टिंग, अभी आपको अब सही है, मैनेजर रिक्वेस्टिंग हिम टू रीस्केड्यूल द मीटिंग टाइम बिकॉज आई हैव एन अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर एट द सेम टाइम, द टोन शुड बी प्रोफेशनल एंड पोलाइट। अब कौन सा वाला प्रॉम्प्ट ज्यादा बेहतर है, राइट एन ईमेल या ये वाला? ये वाला। इसमें मैं और भी चीज ऐड कर सकता हूं, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई, मैं इसमें और चीजें क्या ऐड कर सकता हूं कि भाई इतने कैरेक्टर्स का होना चाहिए और ये सारी चीजें। अगर कोई अटैचमेंट भेजनी है तो प्रूफ के लिए जो है वो डॉक्टर के अपॉइंटमेंट का जो भी है वो स्लिप भेज दी, जो भी है। अब मैंने अगर ये क्वेरी फायर की तो आपने अभी सिर्फ इतना देखा कि ऊपर वाले जो हमने प्रॉम्प्ट लिखा उसमें क्या रिस्पॉन्स आया। अब अगर आप देखें कि इस प्रॉम्प्ट के बाद एलएलएम को क्या क्लैरिफाई हुआ, क्या चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट हुई, उसके लिए क्या उसके लिए आसानियाँ हुई, तो वो हम इधर आगे देख लेते हैं। द यूजर नीड्स अ प्रोफेशनल इवेंट टू रीस्केड्यूल अ मीटिंग ड्यू टू डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट, द टोन शुड बी पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल, आई कैन स्ट्रक्चर एंड क्लियरली। सर आपसे कहूँ तो जो आपके सवाल थे ना कि ईमेल लिखो, एलएलएम के भी हुए थे, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको ये ईमेल लिखो इस वजह से, तो आप लिख दोगे। तो सीधा साधा अच्छा सा प्रॉम्प्ट लिखने का तरीका भी यही होता है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट वही है, बी स्पेसिफिक एंड क्लियर। जैसे मैं स्पेसिफिक और क्लियर हूं ना, ये लिखना है, यूं लिखना है, इतना लिखना है। यूज एक्शन वर्ब्स, मैंने आपको लिखा पढ़ाई करो, डू स्टडी क्या है, एक्शन वर्ब। मैंने आपको लिखा जेनरेट या समराइज व्हाट वी हैव स्टडीड इन टुडेज क्लास, तो इसमें एक्शन वर्ब क्या हुआ, समराइज। मैंने आपको लिखा जनरेट एनी 10 सॉलिड अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग ओपन एआई एजेंट्स एसडीके, तो इसमें एक्शन वर्ब क्या हुआ, जनरेट। तो ये होता है जो है वो आपका बात करने का तरीका। राइट एन ईमेल, तो इसमें जो अभी मैंने लिखा एक्शन वर्ब, उसमें क्या है, राइट। एक्शन वर्ब था राइट। तीसरी चीज, एलएलएम को बताओ करना क्या है, एलएलएम को क्या नहीं करना है ये मत बताओ, या बिल्कुल आखिरी में जाकर थोड़ा सा बता दो। जैसे मैं आपको कहूँ ना कि भाई पढ़ाई इस तरह करनी है, ये प्रोजेक्ट्स बनाने हैं,
तो ये आपके लिए यूजफुल है। अगर मैं आपको सिर्फ इतना कहूं ना कि सुस्ती नहीं करनी, तो आप कहेंगे ये तो हमको भी पता है, कुछ नया बताए। सही है, मैं आपको बताऊंगा पढ़ाई ऐसे करनी है, ये प्रोजेक्ट्स बनाना है, इस तरह इसको मार्केट करना है। सही है, ये सारी चीजें क्या है, आपको एलएलएम को बताना है कि करना क्या है। फिर यूज, ये वही बात जो हमने अभी कही, यूज इंस्ट्रक्शन ओवर कंस्ट्रेंट्स। इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या करना है वो बताओ, कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है क्या नहीं करना है। सही है, तो ये चीज है। अगर मैं इसको यहां पे लिखूं, ठीक है, हाउ टू राइट एंड इफेक्टिव प्रॉम्प्ट्स, तो सबसे पहले क्या चीज आती है भाई, सही है, बी स्पेसिफिक एंड क्लियर, कि भाई करना क्या है, ईमेल करना है, एग्जाम की तैयारी करनी है, या क्या चीज। अजान हो रही है, ओके। 5 मिनट हम इसको फिर फौरन से वाइंड अप करते हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं जो हमारी डिस्कशन थी कि भाई प्रोजेक्ट्स किस तरह बनाना। रीस्केड्यूल कर दो मेरा मीटिंग का टाइम। एक थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट एक और बन सकता है, सोचे क्या कहा अभी किसी, अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर, कि भाई डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है ना, इसलिए ईमेल, इसलिए जो है वो मीटिंग मेरी रीस्केड्यूल कर दो। और फॉर्मेट, हाउ यू वांट द आउटपुट स्ट्रक्चर, ये हमने डिफाइन नहीं किया, ये आप कर सकते हैं। 5 पॉइंट में लिख दो, या एक पैराग्राफ लिखो 5 लाइन का, 2 पैराग्राफ लिखो 4-4 लाइन के, इस तरह आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल अभी इसमें कुछ है नहीं ईमेल में, तो आपने लिख दी। यूज स्ट्रक्चर ओवर कंस्ट्रेंट, कि भाई बताओ क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसको छोड़ दो। अवॉइड में ये है, और कंट्रोल आउटपुट फॉर्मेट जो आप, खैर वेरिएबल्स, वेरिएबल का मतलब है कि भाई आपने एक प्रॉम्प्ट लिख दिया, उसको संभाल के रख दिया का काम। आप सपोज करें फ्रंट एंड डेवलपर है जो डिजाइन बन को कन्वर्ट करता है कोड में, या एक बैक एंड डेवलपर है जो क्या करता है, एपीआईज लिखता है। बैक एंड डेवलपर तो पाइथन भी आती है, जावास्क्रिप्ट की नोड.जेएस भी आती है, पीएचपी। सपोज करें कि आपने क्या किया, एक प्रॉम्प्ट को सोच लिया, समझ लिया, जब वो रिस्पॉन्स आ रहा है ना एलएलएम का, आप इस नतीजे पे पहुंचे कि यार ये जो मेरा प्रॉम्प्ट है ना, ये बेस्ट काम क्या करता है, ये बेस्ट काम करता है। करेंगे आप उस प्रॉम्प्ट में है ना वेरिएबल्स बना लेंगे। क्या बना देंगे, वेरिएबल्स। जैसे सपोज करें मैं यहाँ पे एक एक प्रॉम्प्ट लिखता हूं, मैंने लिखा राइट एन एपीआई in Python, implement all the best practices while developing the API, implement all the best practices like rate limiting and spamming। सही है, the API should be optimized and so on। अभी मैंने ये लिखा, अब मैंने ये फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, the API should be having the post method, the parameters should be from pydantic class। ठीक है, ये मैंने एक प्रॉम्प्ट अभी सोचा, अभी लिख दिया। अब ये प्रॉम्प्ट का नतीजा मुझे ये मिला कि ये इतना अच्छा प्रॉम्प्ट है कि हर दफा मुझे बिल्कुल साफ सुथरी सोफिस्टिकेटेड एपीआईज लिख के देता है। अब ये प्रॉम्प्ट मेरा चल गया, मैं चाहता हूं इस प्रॉम्प्ट को क्या करूं, संभाल के रखूं, हमेशा अपने लिए यूज करूं और दूसरों के साथ भी इसको शेयर कर दूं, ताकि दूसरे भी इसका फायदा उठाएं।
लेकिन सपोज करें भाई ये अगर इसमें देखें ना तो इसमें थोड़ी लिमिटेशन है। कोई बता सकते क्या लिमिटेशन है? लैंग्वेज। सिर्फ पाइथन में ही लिखेगा, सिर्फ पोस्ट मेथड ही बताएगा, सिर्फ पाइडेंटिक की ही क्लास यूज करेगा। अब सपोज रेट लिमिट, अब सपोज करें मैं तो एपीआई पाइथन में लिख रहा हूं, आप में से अगर कोई पीएचपी में लिख रहा है, कोई जावास्क्रिप्ट नोड जेएस में लिख रहा है, तो ये प्रॉम्प्ट आपके लिए भी फायदेमंद है, लेकिन इस प्रॉम्प्ट में क्या है, कुछ लिमिटेशन है। क्या है? लिमिटेशन है। तो जब मैं आपको ये प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करूंगा ना, तो आपको एक चीज बोल दूंगा कि भाई ये काम करना, ये मेरे लिए तो पाइथन है, अपने लिए क्या करना, पीएचपी या जावास्क्रिप्ट लिख देना। मेरे लिए ये एपीआई क्या कर रही है, एक पोस्ट मेथड कर रही है। अगर आप डिलीट इंप्लीमेंट कर रहे हो ना, आप यहां डिलीट लिख देना। मेरे पैरामीटर्स पाइडेंटिक से वैलिडेट हो गए आएंगे। हो सकता है आपको डाटा क्लास चाहिए, हमने एजेंट्स एसडीके की डॉक्यूमेंटेशन में देखा था ना, डाटा क्लास थी नीचे। हो सकता है आपको डाटा क्लास चाहिए, डाटा तो अपनी कस्टमाइज कोई क्लास खुद से हाथ की बनाएगी। अब अगर आपको ये करना है तो आप कैसे करेंगे? अब अगर मुझे इसको सेम को अगर भैया वेरिएबल्स में करना है, ताकि दुनिया वेरिएबल का कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग में पढ़ा ना, यहाँ भी वही है कि जब भी एक जगह वैल्यू चेंज हो, हर जगह या तो मैं यहाँ पाइथन की जगह लिख दूंगा, कितने कर लिया, एक, तो मैं यहाँ लिख दूंगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जब आप इस ब्रैकेट को देखें एज अ डेवलपर, आपको पता चल जाएगा यहाँ मैंने यहाँ लिख दिया कुछ भी, फॉर एग्जांपल वैलिडेशन क्लास चाहिए। अब ये क्या हो गया, अब ये प्रॉम्प्ट क्या हो गया, इजी टू इंप्लीमेंट हो गया। जैसे इसकी क्लासिक एग्जांपल हो सकती है जब आप यूज करते थे क्या भैया, कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट। आपने जो पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है, कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट, जो ओपन एजेंट्स एसडीके में पढ़ा है। आप सपोज वहां किसी यूजर का नेम पास कर रहे हैं डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस में, मेरा नाम अली, आप सबका नाम अली थोड़ी है। हो सकता है आपके यूजर का, आपके क्लाइंट का नाम डिफरेंट है, तो आपने यहाँ पे एफ स्ट्रिंग लगा के वो चीजें कर दी। तो ये चीजें हैं भैया कि भाई आपको जो है वो यहाँ पे वेरिएबल्स भी यूज करने पड़ते हैं। डिस्कशन हमारी खत्म, अब आते हैं मेन मुद्दे पे जो आपकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। कोड आपके साथ, प्रॉम्प्ट, हर चीज शेयर हो जाएगी। बात आ रही थी हमारी, हमने रोकी थी प्रोजेक्ट्स बनाने पे। सारी आपकी जो भी नॉलेज है यहाँ पे क्वार्टर 1 से लेके अभी तक सब आपस में इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि ब्राउजर पे यूजर तो ब्राउजर पे जाएगा, नेक्स्ट जेएस चाहिए। नेक्स्ट जेएस के लिए आपके कंपोनेंट में कौन कौन से प्रॉप्स हैं, कौन कौन सी स्टेट है, उसकी क्या टाइप है, वहां क्या यूज होगा, टाइप स्क्रिप्ट। क्या यूज होगा, टाइप स्क्रिप्ट। बैकएंड पे आए तो वहां क्या है, पाइथन। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फ्रेमवर्क कौन सा है, फास्ट एपीआई। अगर मैं आपको फास्ट एपीआई दिखाऊं ना तो भैया ये देखिए, जैसे आपने लिखा था ना क्वार्टर 2 में, क्वार्टर 2 में क्या लिखा था, एक्सपोर्ट एसिंक फंक्शन पोस्ट। ये क्या है, ये क्या मैसेज भेज रहा है आपको, ये कौन सी रिक्वेस्ट है, पोस्ट। अगर मैं यहां आपसे लिखूं, कहूं गेट, कौन सी रिक्वेस्ट है, ये जावास्क्रिप्ट है, नोड जेएस है। अगर मैं ये मेरा खुद का हाथ का लिखा है वो कोड है, यहां क्या लिखा है, ऐप डॉट पोस्ट। पोस्ट पढ़ के क्या है, ये वही पोस्ट मेथड है जिसका होता है रिक्वेस्ट सर्वर पे भेज। क्या मतलब होता है, रिक्वेस्ट भेजना। और ये पोस्ट रिक्वेस्ट इसी के इक्विवेलेंट है। जावास्क्रिप्ट में इस तरह लिखते हैं, पाइथन में इस तरह लिखते हैं। अगर मैं इसको लिख दूं @app.get, कौन सी रिक्वेस्ट हो गई है, गेट। गेट का मतलब क्या होता है, डेटा मंगवाना, नाम से ही पता चल रहा है।
एट द रेट क्यों लगाया? एट द रेट का क्या मतलब होता है? डेकोरेटर। डेकोरेटर का आसान लफ्जों में कि भाई ये उसकी जाके रिटर्न स्टेटमेंट बन गया। जाके ये ऐप, अब ये ऐप कहां से आ रहा है? ये ऐप मेरा एक वेरिएबल है। एग्जैक्टली मेरे फास्ट एपीआई का इंस्टेंस है, वेरिएबल है, जो भी है। ये देखें, अगर किसी ने यहाँ पे एक्सप्रेस जीएस में काम किया ना तो उसको थोड़ी सी सिमिलैरिटीज लग रही होंगी। ऐप यानी एक वेरिएबल इज इक्वल्स टू फास्ट एपीआई का ये इंस्टेंस है। ये फास्ट एपीआई की क्लास कहाँ से आ रही है? फास्ट एपीआई के मॉड्यूल से आ रही है। तो कहने का मकसद ये है, नेक्स्ट.जेएस, पाइथन का फ्रेमवर्क, फास्ट एपीआई। अब इस एपीआई में क्या है? एक फंक्शन कॉल हो रहा है। क्या कॉल हो रहा है भैया? एक अदर फंक्शन का मतलब आपको पता है। अब जब वो एपीआई में पोस्ट रिक्वेस्ट आई, ये थोड़ा ऑप्टिमाइज कोड है तो डजंट, कोई मसला नहीं है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो खैर आप कोड देखें क्या चल रहा है। अब उस फंक्शन में क्या क्या चीजें, जैसे आप लिखते थे ना एसिंक, डेफ, मेन, तो और उसमें फिर एजेंट होता था, रनर होता था, ये सारी चीजें कि मेरा एक फंक्शन है जिसमें क्या है ये, क्या है ये एजेंट की क्लास नई नहीं है या देखी हुई है? कब देख ली? हमने तो नहीं पढ़ा। क्वार्टर 3 में जो एजेंट की क्लास पढ़ी थी ना, ये वही है। फिर एजेंट की क्लास, फिर इसके बाद जहां भी इसका रनर है करो। तो ये आपकी क्या बन रही है? पूरी हिरार्की बन रही है कि नेक्स्ट.जेएस बात करेगी किससे? फ्रंट एंड किससे बात करता है? बैकएंड से। बैकएंड पे क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन। पाइथन का कौन सा फ्रेमवर्क? फास्ट एपीआई। और फास्ट एपीआई में एंड पॉइंट्स, ऐसी बात है, एपीआई में तो एंड पॉइंट्स है, जैसे आपके घर का एड्रेस है तो उसका भी वो एड्रेस, और फिर वहां पे एजेंट और रनर। तो ये कनेक्शन है। अब प्रोजेक्ट्स क्या बना है? मैंने एक चीज भी कह दी कि क्वार्टर 2 में कैसे कनेक्टिविटी है। आपने क्वार्टर 2 में एक ब्लॉग वेबसाइट बनाई थी, यस और नो? उसमें डाटा कहां से आ रहा था? या तो सैनिटी से आ रहा था, या कोई भी आपने स्टैटिक जेसन की फाइल या एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना दिए, वहां से आपने डाटा उठा लिया। अगर आपके क्वार्टर 3 के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो मेरा अगर बैकएंड है, सबसे पहले एपीआई बनेगी। अगर मेरा बैकएंड एजेंट है और मुझे टॉप 10 ब्लॉग पोस्ट इंटरनेट से सर्च करके लाने हैं तो क्या होगा? एजेंट मेरा क्या करेगा? फंक्शन कॉल करेगा। उस फंक्शन कॉल में क्या होगा? एपीआई होगी, सही है? एपीआई होगी जो इंटरनेट से डाटा सर्च करके लाके देगी। अब जब मेरे एजेंट ने एपीआई को कॉल किया, क्योंकि रियल वर्ल्ड डाटा है ना, एजेंट के पास लाइव रियल टाइम डाटा तो होता नहीं है, तो हम उसको क्या करते हैं? फंक्शन कॉल करवाते हैं। एजेंट ने कॉल किया फंक्शन, वो आ गया रिस्पॉन्स। फंक्शन कॉल करने के बाद इंटरनेट से सारे ब्लॉग उठ के रिस्पॉन्स में आ गए। अब जब रिस्पॉन्स में वो मेरी एपीआई में आ गए, अब मुझे दिखाना है उनको कहां पे? अपने यूआई पे, अपने फ्रंट एंड पे। तो क्या ये कनेक्शन नहीं बन रहा? हमारी हमने जो पढ़ा है उस चीज का बन रहा है। तो क्या आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। ये आपके लिए एक असाइनमेंट या प्रोजेक्ट हो सकता है जिसमें आप क्या करें? अपनी अंडरस्टैंडिंग को कॉन्क्रीट करें। देखिए बोलना कितना आसान है। नेक्स्ट.जेएस पे यूआई या फ्रंट एंड होगा, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फास्ट एपीआई होगी, उसमें एंड पॉइंट होगा। कितनी आसानी से मैंने कह दिया। लेकिन आप खुद बताएं ईमानदारी से, जितना भी आपको 2 साल में एक्सपीरियंस हुआ है, क्या इम्प्लीमेंटेशन भी बोलने जितनी आसान होगी? नहीं होगी। तो ये कैसे आसान होगा आपके लिए? जब आप प्रैक्टिस करेंगे, घर पे जाके अपने हाथ पांव मारेंगे। तो आप इसको नाम दे सकते हैं एआई पावर्ड ब्लॉग वेबसाइट। अपना सिर्फ हाथ साफ करने के लिए, अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को कॉन्क्रीट करने के लिए। आपने रिज्यूमे बिल्डर बनाया था। अब रिज्यूमे बिल्डर आपने बनाया, मोस्ट प्रोबेबली वहां पे कोई आपकी एक स्टैटिक पीडीएफ रखी होगी। जैसे मेरा नाम अली है तो मैंने लिख दिया अली resume.pdf।
मैं चाहता हूं कि एक ऐसा चैटबॉट इंटीग्रेट करूं कि जब कोई एचआर मेरे वेबसाइट पे आए तो जैसे वो चैटबॉट में कुछ भी लिखे उसको पीडीएफ से चीज मिल जाए। तो क्या हमने ये चीज नहीं पढ़ी कि अगर एजेंट हो और मेरे रिज्यूमे का डाटा या मेरे जीमेल का डाटा है तो वो पर्सनलाइज डाटा है, तो पीडीएफ कॉल होगी फंक्शन टूल से, सही है। ये और फिर जैसे ही कुछ सर्च होगा नेक्स्ट जेएस में पोस्ट की रिक्वेस्ट होगी। ये सारी चीजें जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और सॉलिड होंगे। और ये सिर्फ बनाना नहीं है, अपने टैलेंट को सिर्फ 4 दीवारों में नहीं रखना, उसको लिंक्डइन पे शेयर भी करना है। क्यों आप लोग लिंक्डइन पे पोस्ट नहीं कर रहे हैं? हार्डली मुश्किल से, अगर इतनी बड़ी ऑडियंस है 800 लोगों में से सिर्फ 50 कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं। जब भी कोई कस्टमर आएगा, क्लाइंट आएगा, हो सकता है लिंक्डइन से एक प्रोफेशनल वे है ना, जैसे आप अपना विजिटिंग कार्ड देते हैं ना किसी को, आईटी इंडस्ट्री में आप उसको अपना लिंक्डइन देते हैं कि भाई ये जाके देखो मैं क्या चीज हूं। अब वो अगर क्लाइंट गया, सारी बातें बंद प्लीज, अगर वो आपके लिंक्डइन पे गया, उसने देखा कि भाई ये तो महीने में सिर्फ एक ही पोस्ट कर रहा है अपनी प्रोग्रेस की, तो इसका मतलब ये सीरियस लर्नर नहीं है। लेकिन अगर वो आपकी हर चीज देखेगा ना कि आप लर्निंग भी सही कर रहे हो, प्रोजेक्ट्स बना बना के पोस्ट भी कर रहे हो, तो लिंक्डइन के थ्रू फ्यूचर में भी आपसे प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद कनेक्ट रहेगा, आपकी प्रोग्रेस देखेगा। उसको कुछ ऐसा लगेगा कि नहीं यार ये बंदा मेरे मतलब का काम कर रहा है या कर रही है, वो आपको अप्रोच फिर करेगा। तो अपने हाथ पांव मारे और इन सब चीजों को, आप लोगों ने ई कॉमर्स तो सबसे बड़ी चीज बनाई। यहाँ 4-6 स्टूडेंट्स हैं हमारे जो हैकाथॉन जीत के आए, उन्होंने पिछले क्वार्टर में पूरा डेमो दिया कि किस तरह मैं बात करता हूँ, एआई जो मेरी ई कॉमर्स वेबसाइट है वो बस सुन के वो प्रोडक्ट ले आती है। अब वो 6 लोगों ने यहाँ पे लाके पूरा डेमो दे दिया, आपको आइडिया दे दिया। अब आप करें उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे? इतने सारे आइडियाज हैं आपके पास। आपने फिर बना दी एआई पावर्ड रिज्यूमे, आपको आइडिया मिल गया है कि भाई जो भी आए चैटबॉट मेरे पोर्टफोलियो पे, मेरा रिज्यूमे वहां अटैच हो, मेरे चैटबॉट से बात कर लो, एक तीर दो निशाने, पोर्टफोलियो भी अच्छा हो जाएगा और एआई के कॉन्सेप्ट, फास्ट एपीआई के, नेक्स्ट जेएस के, वो भी अच्छे हो जाएंगे। फिर एआई पावर्ड ई कॉमर्स, फिर उसको लिंक्डइन पे शेयर करो, शेयर ऑन लिंक्डइन। आपके पास इतना कंटेंट है ना, हफ्ते में आराम से 4 पोस्ट कर सकते हो लिंक्डइन पे, लेकिन करे कौन? ये बात है ना, करे कौन? रिएक्ट करो, रिएक्ट, सोचो और अमल करो, सही है। फिर यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स का ये भी मसला है कि उनका पोर्टफोलियो बिल्कुल फारिग है, लेकिन फिर कहते हैं हमें काम नहीं मिल रहा। देखिए प्रोग्रामिंग है ना, एक टेक्निकल चीज है, इट डजंट, ऐसा नहीं है कि आप मुझे कहेंगे मुझे काम आता है मैं आपको काम दे दूंगा, ये खाना बनाने की तरह है। आप कहेंगे ना खाना बना के आते हो तो टेस्ट कराओ कैसा बनाते हो। तो पोर्टफोलियो भी ऐसा नहीं है कि कहोगे नेक्स्ट जेएस आता है मैं कहूंगा वाह यार कितना अच्छा बोला आपने, आ जाओ। जब तक आप काम करके नहीं दिखाओगे, पोर्टफोलियो करके नहीं दिखाओगे, अपना स्ट्रॉन्ग नहीं रखोगे जिसमें फ्रंट एंड हो, बैक एंड हो, एआई हो, आपका काम नहीं होगा। काफी लड़के यहाँ पे इसमें फंसे हुए कि हम जॉब करें या ग्रेजुएशन करें। काफी लड़कियों का यहाँ ये कंसर्न है कि हम काम करने को तो तैयार हैं, बट हमारे पेरेंट्स कह रहे हैं कि सिर्फ रिमोट जॉब करो, ऑफिस की हम परमिशन नहीं दे सकते। अभी आप लोगों का काम जॉब करें या ना करें, पेरेंट्स को कन्विंस करें ना करें, वो है ही नहीं अभी आपका कंसर्न। आपका कंसर्न अभी होना चाहिए आपकी स्किल डेवलपमेंट पे। जब कोई आपको बोले फ्रंट एंड लिखो, बैक एंड लिखो, एजेंट बनाओ, तो आपको आने चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट। जब ये सब हो जाए फिर पेरेंट्स को कन्विंस करना, फिर सोचना कि ग्रेजुएशन करूं या जॉब करूं या दोनों साथ करूं। ठीक है, ये आप लोगों के कुछ इनसाइट जिसमें आप लोग काफी स्ट्रगल कर रहे हैं, सुस्ती कर रहे हैं, इसमें जो है वो बाहर आ जाए। इन 4 चीजों को अपना जो है वो काम कर ले। ये मैंने सारे जो है वो आपको हर चीज अब बता दी, मैं पढ़ा रहा हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। बाकी हाथ पांव आपने मारने, इस उम्मीद के साथ कि अब आप थोड़े जो है वो स्ट्रांग हो जाएंगे
आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। किसी को कोई भी कंफ्यूजन है वो बस अपना बोरिया बिस्तरा बांध के घर ना आ जाए, कुछ पूछना है यहाँ आ जाओ।